चलो जी स्टार्ट कर रहे हैं फिर। ये लास्ट क्लास में तो हम लोगों ने मैक्सिमम देखो कांस्टेंट फोर्सेस के वर्क को डिस्कस किया था, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्सेस और अंडर डिफरेंट कंडीशंस उनको डिस्कस किया था। अब इसके आगे प्रोसीड करेंगे ना, उसके आगे प्रोसीड करो और उसके आगे कुछ क्वेश्चन अभी और कर रहे हैं। आज वेरिएबल फोर्सेस की बात कर लेते हैं। तो वर्क डन बाय द वन डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स, इसके बाद टू डायमेंशनल और कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है वहां पर, ठीक है कोई चलता है। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहे हैं वन डायमेंशनल मतलब कि जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो। ऑब्वियसली वन डायमेंशन का मतलब या तो वो सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ काम कर रहा होगा या सिर्फ वाई एक्सिस डायरेक्शन में या फिर सिर्फ जेड एक्सिस डायरेक्शन में। सो ऑलवेज ऑन वन एक्सिस। वन डायमेंशन मतलब ऑलवेज ऑन वन पर्टिकुलर एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस हो सकती है या वो वन पर्टिकुलर एक्सिस वाई एक्सिस हो सकती है या फिर वो वन पर्टिकुलर एक्सिस जेड एक्सिस हो सकती है ऑलवेज। इसके बाद तो हम लोगों ने एग्जांपल में ये माना है दैट इज ये एक्स एक्सिस की माना है। आप इसकी जगह वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी क्वेश्चन वाइज अपने आप चेंज कर लेना। सपोज दैट मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये फोर्स एक्स डायमेंशन में लग रहा है और हमेशा एक्स डायमेंशन में लगेगा, लेकिन इसकी वैल्यू एक्स पे डिपेंडेंट है, दैट मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स है। फोर्स डिपेंड ऑन एक्स का मतलब फोर्स इज फंक्शन ऑफ एक्स। ये फंक्शन आपको न्यूमेरिकल्स में दिया जाएगा आपको। तो इसके वर्क को निकालने के लिए क्या करेंगे ना, अगर बॉडी का मोशन जो होता है वो फ्रॉम x1 वैल्यू टू द x2 वैल्यू हो तो वर्क बाय सच फोर्स आप थोड़ा सा इंटीग्रेट करके लाते हो एंड दिस इज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ दैट वैल्यू। मतलब फोर्स का जो फंक्शन आपको दिया जाएगा ये वाला फंक्शन ले लो और उस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू x1 जहां से मोशन स्टार्ट हुआ था और जहां तक मोशन कंप्लीट करना है आपको फ्रॉम x1 टू x2। दैट मींस सिंपल सा रूल है इसका, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ द फोर्स फ्रॉम इनिशियल वैल्यू टू द फाइनल वैल्यू। और ये फंक्शन हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा ऑलवेज। तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं, ये भी एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है। डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। लाइक ऐसे है कि अ फोर्स कैपिटल F इक्वल टू k टाइम्स स्मॉल x एक्टिंग ऑन द पार्टिकल मूव्स इट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x1। ये कह रहे हैं आपसे। तो ये यही चीज पीछे डिस्कस की थी मैंने कि फंक्शन दिया जाएगा आपको और x1 x2 की वैल्यू बताई जाएगी कहाँ से कहाँ तक। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ लगानी है, इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं करना उसमें। तो फंक्शन दिया गया है kx, इनिशियल वैल्यू 0 और बाद में x1। तो आप इसका वर्क निकालने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन लगाओ। इंटीग्रेशन के अंदर ये k इंटू एक्स हो जाएगा एंड देन आगे dx और लिमिट आप ये रखोगे 0 वैल्यू से x1 वैल्यू तक। तो फ्रॉम 0 टिल x1। ना इसके बाद मैथ का अपना इंटीग्रेशन का रूल फॉलो करो, कांस्टेंट k बाहर आ जाएगा, उसके बाद बचेगा ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x1 एंड देन इट इज kx। सॉरी k तो बाहर हो गया, k बाहर हो गया, सिर्फ x बचेगा। अब आगे इसका इंटीग्रेशन का रूल बताओ क्या होता है, जो पावर रूल जिसको कहते हो कि तो x स्क्वायर बाय 2 बन x जाएगा। स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। हाँ, मतलब अगर पावर n होता है तो आप ये लगाते हो ना n+1 डिवाइडेड बाय n+1 वाला रूल। तो इससे अपना आंसर ले आओ, क्या आंसर आएगा, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? बी ऑप्शन। ठीक, ये आसान टॉपिक है, मैं बोल रहा हूँ इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। एक और इसके नीचे है देखो, ठीक है, इसके नीचे भी सिमिलर क्वेश्चन है। मैथ है यहाँ पर, टोटल मैथ्स का टॉपिक चल रही है। कैपिटल F का फंक्शन 9 माइनस 4x प्लस 6x स्क्वायर फंक्शन दिया गया है फ्रॉम x1 x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 3। दैट्स ऑल। तो सीधे सीधा इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा यार, वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन लिखेंगे 1 से 3 इसकी लिमिट रखोगे और जो ये 9 माइनस 4x प्लस 6x स्क्वायर है इसको इंटीग्रेट कर दो आप। बाकी आपका आंसर बताओ मेरे को क्या आएगा, क्योंकि अब कुछ लोग हो सकता है आप में से इंटीग्रेशन ना जानते हो भाई। देखो ये क्योंकि ये नहीं, सॉरी, इस बैच इन बैचेस में तो आपके यहाँ सबको बताया गया, सॉरी आपके बैच में सबको बता दिया गया है और ये बहुत सिंपल से इंटीग्रेशन से है। तो आप इसको आंसर बताओ क्या आएगा जी। पहला इंटीग्रेशन जो फर्स्ट टर्म 9 है उसका इंटीग्रेशन जब करेंगे 9 वाले का तो 9x हो जाएगा। 9x, फिर 4x वाले का करेंगे तो ये 2x 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब। नहीं, इसका 2x 2x क्यूब 2x आएगा। क्यूब होगा सर, 2x क्यूब। 2x क्यूब। इसको 1 से 3 की इसकी लिमिट रख के इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आंसर बताओ क्या आएगा। टाइम लग रहा है बच्चे इसमें। सो 52 आ रहा।
52 ठीक है। मैं देखो मैंने चेक नहीं करूंगा, आप लोगों पे ट्रस्ट करूंगा। 52 अगर बोल रहे हो तो बेसिकली इसमें ऐसे करोगे ना यार, 9 इंटू पहले 3 रखोगे यहाँ पर, तो पहले 3 डालेंगे फिर माइनस कर देंगे 1 डाल के, तो +2 इंटू यहाँ पर 3 क्यूब 27 एंड देन उसमें से फिर माइनस करेंगे x इक्वल टू 1 रख करके, तो 9 माइनस 2 और +2, ये टोटल अब इसके क्या वैल्यू बनती है देख लीजिएगा अपना। चलो इसको चेक कर लेना, जो भी आंसर आ जाए। 63 माइनस 9 हो जाएगा वो। तो 52 आएगा नहीं आएगा, जैसे भी बच्चे ने बताया 52। 54 आएगा। 54 तो 54 होगा, 52 नहीं होगा। चलिए 54 जूल्स। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो बच्चा 1 डायमेंशन जी। तो जो क्वेश्चन में 5 kg मास दिया है उसका कोई यूज नहीं, वो सब इसे जानबूझ करके ऐड कर दिया, नहीं उसका यूज है एक्चुअली, जानते हो अभी वर्क एनर्जी थ्योरम जब पढ़ेंगे तो वहां पर यूज है, उससे स्पीड निकालने में हेल्प होती है। ये जो वर्क आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो ना, वर्क से आगे इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे। तो पहले वर्क कैसे कैलकुलेट करना है डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस में, उसको जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट कर ले। पिछले क्लासेस में आपको फ्रेम वगैरह के बारे में डिस्कस किया था, आज ये सब बता दे रहे। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स का ही फोर्स होगा, ये वाई डायरेक्शन भी हो सकती है, तो आप वाई के साथ यहाँ पर डी एक्स की जगह डी वाई कर दीजिएगा, ये चलता रहता है आपका। और एक और एग्जाम्पल देखो, तीसरा एग्जाम्पल है इसी के ऊपर। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया गया, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टेड है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का फंक्शन दिया गया आपको, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, एक्स बराबर 1/3 टी क्यूब, और वर्क डन बाय इन द फर्स्ट 1 सेकेंड। अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, पहले 1 सेकंड में कितना वर्क होगा यहाँ पर। सर इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम भी तो लगा सकते हैं सर। हाँ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं सर इसमें तब एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया सर, डबल 20 माइनस को लगा दिया सर। डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, हाँ बिल्कुल सही है। और वैसे क्या करना चाहिए, देखो मैं बता रहा हूँ, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड चले आप, तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन एक जो मेथड है कि जब आपको x बराबर 1/3 इंटू टी क्यूब दे रखा है, तो पहला काम आप काइनेमेटिक्स फॉलो करें। काइनेमेटिक्स में आपको क्या पता है कि जब x को डिफरेंशिएट करते हो dx/dt, तो उससे वेलोसिटी, तो डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल तो जाएगा। पहले वेलोसिटी निकालें, पहले जब वेलोसिटी निकालेंगे तो वो t² आएगा, और उसके बाद एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, यानी कि dv/dt करेंगे, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ t आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगा। और जब एक्सेलरेशन आ जाएगा तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन से आप f भी निकाल सकते हो। तो f मास इसका 1 किलोग्राम दे रखा है यहाँ पर, 1 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन, तो यानी फोर्स इक्वल्स टू 2 इंटू टी। देखिए फोर्स की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको, F इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी। अब वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फॉर फर्स्ट 1 सेकंड। अब ये फोर्स टाइम का फंक्शन है, एक चीज ध्यान देने वाली बात है, नहीं एक ध्यान देने वाला पॉइंट है। दिस फोर्स टाइम डिपेंडेंट किसके ऊपर है वो देखो आप, नॉर्मली क्या होता है, इज डिपेंड्स ऑन, दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन टाइम। क्योंकि मैंने इसलिए कहा ना कि कई नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर ध्यान नहीं देते हैं तो वो इसी फ्लो में क्या करते हैं कि इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर फोर्स वाज वेरिंग विद द कोऑर्डिनेट x, मतलब ये फंक्शन x का था। आप जितने भी एग्जांपल देखो तो f और x का रिलेशन था, f इक्वल टू kx, f इक्वल टू इतना, मतलब रिलेशन f और x के बीच में। यहाँ पर रिलेशन f और t के बीच में है। तो मैंने सिर्फ इसलिए ये एग्जांपल यहाँ पर रखा है ताकि आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाए। और ये जो ब्लंडर कभी कभी हो जाता है लोगों से कि टाइम का फंक्शन देने के बाद भी आप एक झोंके में, मतलब एक फ्लो में रह करके उसी को इंटीग्रेट करके आंसर ले आते हो, ये थोड़ा सा गलत अप्रोच हो जाएगी। इसके लिए थोड़ा डिफरेंट अप्रोच चाहिए होगी। फोर्स इक्वल्स टू 2 इंटू टी है, इसके लिए अलग अप्रोच लगाओगे आप। बाकी भी किसी ने कहा कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, तो आप बच्चा जो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे उसके हिसाब से देखो क्या आंसर बन रहा है। एंड अदर लोग सर 0.5 जूल आ रहा सर। ठीक है, और अदर लोग क्या कर सकते हैं, देखो मैं बाकी लोगों के लिए बता दूं, बाकी लोग क्या कर सकते हैं जिनको थ्योरम वेरम नहीं पता है, तो आप एक काम कर सकते हो, जो ये x और टाइम का रिलेशन दिया ना आपको यहाँ पर दे रखा है x बराबर 1/3 इंटू टी क्यूब, ये रिलेशन तो दे ही रखा है आपको। यहाँ से आप कह सकते हो कि टी क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x, एंड देन फर्दर ये भी कह सकते हो कि t इक्वल टू 3x एंड रेज टू द पावर 1/3, मतलब टाइम और x का रिलेशन लिया है, और फिर ये टाइम उठा करके हमने यहाँ पर रख दिया, ये टाइम ले जाकर के यहाँ रख दिया। तो इससे क्या हुआ, हमारे को f इज इक्वल टू 2 और टाइम को रिप्लेस कर दिया, तो टाइम को रिप्लेस करके यहाँ पर 3x टू द पावर 1/3। अब आपका f और x का रिलेशन आ गया। अब जो रिलेशन है वो f और x के बीच में आ चुका है आपका। ठीक है, अब आप वर्क निकाल सकते हो कितना होगा।
है ना। यहाँ से अब आपको सेम प्रोसेस हो गया, सेम क्वेश्चंस पे आ गए, तो अब इसका वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन में चले जाओ। फोर्स और एक्स का जो रिलेशन लाए हो, ये रिलेशन ले आओ, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस 3x टू द पावर 1/3 और यहाँ पर dx। लेकिन अब यहाँ पर क्या लिमिट रखेंगे, क्योंकि यहाँ तो आप x1 से x2 रखते हो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट 1 सेकेंड, पहला 1 सेकेंड क्या होगा, फर्स्ट 1 सेकेंड का मतलब 1/3 तो तो जीरो वो 0 से निकाल 1/3। 0 से 1 सेकेंड। तो जब 0 सेकेंड रखेंगे ना, तो ये जो रिलेशन आपका टाइम और एक्स वाला है, ये रिलेशन जो टाइम और एक्स के बीच में है, कि टाइम को जब 0 रखेंगे तो बट ऑब्वियस है कि टाइम 0 रखने पर आपको एक्स की वैल्यू 0 मिलेगी। यहाँ से मतलब x बराबर 1/3t² है ना। तो फर्स्ट 1 सेकेंड का मतलब टाइम 0 से 1 जाएगा, तो जब यहाँ पर टाइम को 0 रखोगे तो नेचुरली x 0 आएगा, तो यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू 0 हो गई। मतलब टाइम की वैल्यू से आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हालांकि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं तो जल्दी आंसर आ जाता है, बट फिर भी यहाँ 0। और उसके बाद 1 सेकेंड, तो यहीं पर t = 1 रख लो आप। t = 1 रखने से क्या होगा, x = 1/3 आ जाएगा। तो बस अब इसको ऐसे कर लीजिए, 0 से 1/3 का इंटीग्रेशन होगा 2 इंटू इधर 3x टू दी पावर 1/3 टाइम्स dx। अब जिसका जो आंसर आ जाए वो आप बता दें, आउट ऑफ 4 ऑप्शन से ABCD में से कौन सा ऑप्शन आएगा, क्योंकि कैलकुलेट करके और फाइनल आंसर देना है आपको। तो फाइनल रिजल्ट के लिए मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, अपने अपने हिसाब से कंप्लीट करना कि इसका क्या आंसर बनेगा इंटीग्रेट करने के बाद, बिकॉज यहाँ पर क्यूब रूट लगा हुआ है, पावर 1/3 है, उसी के हिसाब से इसको इंटीग्रेट भी करना होगा। और इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट्स भी रखनी है इधर 0 से लेकर के, और टॉप लिमिट इसकी 1/3 की है। मतलब क्वेश्चन में प्रोसीड करने से पहले एक बार ये अपने आप को चेक कर लेना कि फोर्स और जो रिलेशन आपके सामने आ रहा है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फोर्स और टाइम का रिलेशन दे दिया जाए और आप उसी फ्लो में डायरेक्ट उसको इंटीग्रेट करके चले गए बिना कुछ चेंजेस किए, तो मिस्टेक हो जाएगी न्यूमेरिकल करते समय। और वेरिएबल फोर्स का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है वर्क बाय द स्प्रिंग फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, इसी का एग्जांपल है। बिकॉज हुक्स लॉ में, जो आप हुक्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक हुक्स लॉ बताया गया था न्यूटन लॉ के टाइम पर, कि कोई भी स्प्रिंग में जब आप फोर्स का फॉर्मूला पढ़ते हो और वो ये कहते हो कि अगर कोई भी एक स्प्रिंग है और उसको हम एलोंगेट करते हैं, दैट मीन्स कि नॉर्मली एक स्प्रिंग की एक लेंथ डिफाइन करते हो नेचुरल, नेचुरल लेंथ एक बोलते हो इसको आप। नेचुरल लेंथ का मतलब होता है जहां पर स्प्रिंग किसी भी तरीके का फोर्स एग्जर्ट नहीं करता है, F = 0 बोलते हैं इसको यहाँ पर। तो हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, उसकी लेंथ को बढ़ाते हो अगर आप, तो जब आप स्ट्रेच करोगे मतलब किसी बाहर से इसको पुल करके अगर आप इसकी लेंथ को बढ़ाओगे और अगर आप इसकी एक्स लेंथ को बढ़ाते हो, तो हुक्स लॉ ये कहता है कि जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो स्प्रिंग फाइट बैक करता है। दैट मीन्स वो आपके पुलिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अपना फोर्स लगाएगा। जिस साइड आप पुल कर रहे होगे उसके अपोजिट साइड पर स्प्रिंग की फोर्स आती है, जिसको हुक्स ने कहा था कि इट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स के इंटू एक्स। याद है आपको ये स्टेटमेंट, हुक्स लॉ का स्टेटमेंट, कि अगर Yes, sir. है ना, ठीक है, कि अगर स्प्रिंग को हम पुल करेंगे, देखो मैंने वहां पर भी आपसे एक बात कही थी कि समवन हैज टू पुल द स्प्रिंग, ये बात आपसे कहा था। ये पुल अपने आप नहीं होता, समवन हैज टू पुल द स्प्रिंग। और जब आप समवन में, वो कोई भी हो सकता है, समवन का मतलब वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई ब्लॉक हो सकता है, वो कोई मशीनरी हो सकती है, बट कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी जो स्प्रिंग को पुल करेगी। तो जब हम स्प्रिंग को पुल करते हैं तो स्प्रिंग फाइट बैक करता है, उसको लड़ता है उससे। लड़ने का मतलब होता है कि जिधर आप पुल करोगे उसके अपोजिट फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स जैसे जैसे स्प्रिंग को आप एलोंगेट करते चले जाते हो वैसे वैसे फोर्स उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है, F = -kx के हिसाब से। और माइनस का मतलब सिर्फ ये होता है कि ये आपके फोर्स के अपोजिट साइड पर लग रहा होगा। अब ऐसे में अगर मुझे इसका वर्क कैलकुलेट करना हो, अरे बार रुको इसमें बच्चे, ऐसे में अगर इसका वर्क कैलकुलेट करना हो तो वर्क कितना होगा इसका, मान लो। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखना चाह रहा हूँ। मैं अब थोड़ा सा कम टाइम में और ज्यादा चीजें पढ़ाने के पॉइंट से हूँ। सपोज दैट कि ये जो स्प्रिंग है ये किसी पॉइंट पर ऑलरेडी एलोंगेटेड है, मतलब इसको आप पोजीशन ए कह दीजिए, ये स्प्रिंग की पोजीशन ए कह दो, और यहाँ पर स्प्रिंग ऑलरेडी एलोंगेटेड है और इसका एलोंगेशन यहाँ पर x1 मान लेते हैं, पहले से ही ये x1 एलोंगेटेड है यहाँ पर, और इसको हम अभी भी पुल कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो पुल है वो कंटिन्यू है, पुल हमने हटाया नहीं है अभी, स्प्रिंग का पुल अभी आप कंटिन्यू रख रहे हो, जिस वजह से ये कुछ और आगे तक जाएगा। और कुछ टाइम बाद यही स्प्रिंग, बिकॉज हमने उसका पुल कंटिन्यू रखा हुआ है, तो ये और ज्यादा कंटिन्यू करके किसी पोजीशन बी तक चला गया आपका।
पोजीशन बी तक। यहाँ पर इसका एलोंगेशन आप x1 मान ले, सॉरी x2, कि यहाँ पर ये x2 एलोंगेटेड हो गया। तो हमारा पोजीशन ए से पोजीशन बी तक का वर्क चाहिए आपको। मतलब क्वेश्चन में ये है कि व्हाट इज द वर्क फ्रॉम ए टू बी, पोजीशन ए से पोजीशन बी तक। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पोजीशन ए का मतलब हुआ जब स्प्रिंग पहले से ही x1 डिस्टेंस एलोंगेटेड है, और पोजीशन बी का मतलब ये हुआ कि जब स्प्रिंग x2 डिस्टेंस एलोंगेट हो चुकी है। इस इंटरवल में कितना वर्क किया गया, वर्क बाय स्प्रिंग पूछा जाए अगर, हाउ मच वर्क इज डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। तो वर्क बाय स्प्रिंग को आप डिराइव कर सकते हो बाय द सिंपल फॉर्मूला। देखो ये भी तो वही चीज हो गई ना, एफ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एफ डिपेंडेंट ऑन एक्स। तो प्रोसेस वही होगा जो पीछे के एग्जांपल्स में फॉलो कर रहे थे यहाँ पर, कि जब भी एफ और एक्स का कोई रिलेशन आएगा तो उसको इंटीग्रेट करके वर्क निकालोगे। तो यही प्रोसेस यहाँ फॉलो करो, और वर्क बाय स्प्रिंग निकालने के लिए इंटीग्रेशन, एफ का जो रिलेशन है वो है माइनस ऑफ के इंटू एक्स का, तो वो रिलेशन पुट करो माइनस के एक्स का, देन dx, और इसकी लिमिट पुट करेंगे x1 से x2। x1 से x2 तक की। अब आपका बताओ क्या आंसर आएगा, इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा। बस एक लाइन का प्रूफ होता है इसका, प्रूफ एक लाइन का है, बट इसका सर आंसर क्या हाफ तो के माइनस के बाई 2 x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस x1 x2 स्क्वायर। स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है जी। तो वर्क बाय स्प्रिंग विल बी हाफ ऑफ के, और एक्चुअली में ये हो जाएगा, इसके अंदर जाओगे तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ये पूरा रिजल्ट आएगा। इस बार चेक करना है इसको इंटीग्रेट करने के बाद। ये सब माइनस का साइन अंदर ले जाएंगे ब्रैकेट यस के। सर। तो अब आप इसको जनरलाइज फॉर्मूला मान लें, वर्क बाय स्प्रिंग का जनरलाइज फॉर्मूला है, इसको मानोगे आप। न्यूमेरिकल्स में इसी को याद करेंगे, दैट मींस इसको याद रखना है आपको, लर्न करना है इसको, इस रिजल्ट को लर्न करना है, यानी कि अपने रिवीजन नोट्स में इसको डालना है। जो आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो रिवाइज करने के लिए, उस रिवीजन नोट्स में ये फॉर्मूला होना चाहिए कि वर्क बाय स्प्रिंग इज 1/2 टाइम्स के टाइम्स x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। और फॉर्मूला जब होता है तो उसके लिए सिंबल्स की मीनिंग भी होनी चाहिए, आपको एक एक सिंबल का मीनिंग पता होना चाहिए कि इसमें k क्या है, x1 क्या है और x2 क्या है। तो k क्या है उसके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं न्यूटन लॉ में, कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट के नाम से जानते हो, ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में प्रोवाइडेड होता है। x1 क्या है और x2 क्या है इसमें, तो x1 हमारा एक तरीके से कह सकते हो कि जब मोशन स्टार्ट हुआ था, है ना, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल मतलब जब मोशन की स्टार्टिंग हुई थी, तो इनिशियली कितना ज्यादा वो डिफॉर्म था, इनिशियल डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब उसको आप एलोंगेशन या कंप्रेशन भी कह सकते हो, और x2 का मतलब हो गया कि फाइनल कितना वो डिफॉर्म है। डिफॉर्मेशन किसको बोलते हैं बता दें आपको, डिफॉर्मेशन शायद अगर आपको कंफ्यूजन हो, तो डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है उससे कितना ज्यादा लेंथ हो रही है या उससे कितनी कम लेंथ हो रही है, उसको आप डिफॉर्मेशन कहोगे। तो जस्ट इस फॉर्मूले को माइंड में रखना है, आपको ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले का यूज करना है, बस सही सिंबल्स की मीनिंग पता होनी चाहिए, x1 x2 का मतलब। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझा रहा हूँ, देखो, सॉरी, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझा देते हैं। देखो, लाइक अगर आपसे कहा जाए कि स्प्रिंग ऑफ सम कांस्टेंट k, उसकी वैल्यू दी जाती है मान लो 500 न्यूटन पर मीटर, इज ऑफ लेंथ लेट्स से 10 सेंटीमीटर। नाउ इट इज पुल्ड, आपसे कहा जाए कि इट इज पुल्ड बाय 2 सेंटीमीटर, इट इज पुल्ड बाय द 2 सेंटीमीटर। हाउ मच वर्क इज डन बाय द स्प्रिंग फोर्स? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन बाय स्प्रिंग फोर्स, बताए। अब इसका आंसर लाना है, तो इसका आंसर क्या लाएंगे, देखो हमें सिर्फ ये करना है, हमें सिर्फ अपना फॉर्मूला यूज करना है कि वर्क बाय स्प्रिंग निकालना है, तो हमें अपना फॉर्मूला पकड़ना है 1/2 टाइम्स k टाइम्स x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, और मुझे इसके अंदर डेटा एंटर करना है। तो आपको सिर्फ अपना डेटा आइडेंटिफाई करना है न्यूमेरिकल्स में, k कितना है, x1 कितना है और x2 कितना है, दैट्स ऑल। इसमें ज्यादा ब्रेन लॉजिकल पार्ट नहीं है ये। तो k कितना है वो डायरेक्ट दिया हुआ है आपको 500, चलिए हो गया 500। x1 कितना है यहाँ पर 0। तो हाँ, 0 x1 क्या है कि हाँ स्टार्टिंग में वो स्प्रिंग कितनी डिफॉर्म थी, तो क्वेश्चन, स्ट्रेच ही नहीं थी वो पहले। राइट, क्वेश्चन की लैंग्वेज से लग रहा है स्प्रिंग ऑफ दिस 0 लेंथ इट इज पुल्ड बाय 2 सेंटीमीटर, मतलब पहले से पुल नहीं था वो, इट इज पुल्ड बाय 2 सेंटीमीटर। तो ये आप 10 सेंटीमीटर पे मत जाइएगा, 10 सेंटीमीटर उसकी नेचुरल लेंथ है।
10 सेंटीमीटर इसकी नेचुरल लेंथ है जब स्प्रिंग की, तो इसको डिफॉर्मेशन मत बोलना आप। जैसे ये जो ओरिजिनल लेंथ होती है इसको हम 10 सेंटीमीटर कह रहे हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं। अब आप इस ओरिजिनल लेंथ में कितना प्लस करते हो या कितना माइनस करते हो, वो डिफॉर्मेशन है। स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ जिसको नेचुरल लेंथ कहते हो, उसमें क्या प्लस हो रहा या फिर क्या माइनस हो रहा, वो हमारे लिए डिफॉर्मेशन है, उसको हम x1 और x2 मानते हैं। तो फिर यहाँ पर x1 हो गया वैल्यू 0 क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से, और x2 हमने इसको 2 सेंटीमीटर पुल किया है, तो 0.02 मीटर स्टैंड यूनिट्स का ध्यान देना है। अब आप कुछ ना करो, आप ले जा करके इन सब वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दो। मैं इसलिए कह रहा हूँ तुम्हें इस चैप्टर में कहीं पर लॉजिकल पोर्शन अभी नहीं आएगा, सब रेडीमेड फॉर्मूले हैं, रेडीमेड फॉर्मूलेस के अंदर वैल्यू पुट करनी है और इसके बाद अपना आंसर ले आना, जो भी कैलकुलेट करके ले आना। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, बी पार्ट मान लो, इस क्वेश्चन का ये ए पार्ट मान लेते हैं, इस क्वेश्चन का सर जी। तो ये पूछना था, ये x1 x2 जो होगा ये मीन पोजीशन से होंगे ना? हाँ हाँ। ओके सर। हाउ मच वर्क इज डन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द स्प्रिंग फोर्स, हाउ मच वर्क इज डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इन, फिर से मतलब 2 सेंटीमीटर आप पुल कर चुके हैं, इन द एडिशनल पुल ऑफ, मान लो एडिशनल पुल ऑफ 3 सेंटीमीटर। अब आप बताओ क्या लिखोगे, मतलब 2 सेंटीमीटर पुल करने के बाद 3 सेंटीमीटर और पुल किया, सर additional- x1 टोटल 0 2 से हो गया, 5 हो x2 गया। 3 हो गया सर। बस बस मैं कह रहा हूँ डेटा आइडेंटिफाई करना है बच्चा है, इसमें चैप्टर आपको ना काफी आसान चैप्टर है, यहाँ से कॉन्फिडेंस वापस बिल्डअप कर सकते हो अपना फिजिक्स में, क्योंकि अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा जहां पर लॉजिकल पोर्शन आ रहा है। तो के गिवन है स्ट्रेट फॉरवर्ड 500 न्यूटन पर मीटर, x1 क्या है और x2 क्या है, तो आप देखो, तो ये एडिशनल मतलब ऐड करना ना, एडिशनल में ऐड आ रहा, वैसे भी ऐड करो, 3 सेंटीमीटर ऐड कर दो, तो टोटल टोटल कितना पुल हो गया उसमें, 2 सेंटीमीटर आप पहले 5 सेंटीमीटर, तो x2 5 हो गया, और x1 2 सेंटीमीटर, मतलब पहले कितना खींचा था और उसमें और जब पुल कर दिया तो टोटल पुल कितना हो गया, टोटल एलोंगेशन चेक करेंगे, टोटल एलोंगेशन, ये नहीं कि सिर्फ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एडिशनल मतलब ऐड करना है, 3 सेंटीमीटर ऐड होगा उसमें, तो टोटल बिकम्स 5। अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, केवल तीनों, फॉर्मूला ये रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करना है। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको स्प्रिंग फोर्स के वर्क में, बस क्वेश्चन की रीडिंग प्रॉपर रखो अपनी, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस कभी होते ही नहीं है, कभी कोई चेंजेस नहीं होते, यही फॉर्मूला बार बार लगता रहता है आपका। सर टोटल वो पूछता तो ऐड कर देते। नहीं तो क्वेश्चन, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना कि क्या क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन फॉर स्प्रिंग फोर्स इन एडिशनल पुल ऑफ, मतलब कि जो बाद में 3 सेंटीमीटर पुल कर रहे हो उसमें कितना वर्क हुआ। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि भाई अगर टोटल पूछेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ऐड करोगे। मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ बच्चा, एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको ना एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। सपोज दैट कि एक स्प्रिंग जो है नेचुरल लेंथ से स्टार्ट होती है, मतलब यहाँ तक आप इसकी नेचुरल लेंथ को डिफाइन करें, ये पॉइंट नेचुरल है, मतलब यहाँ पर कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद किसी ने इसको पुल करना स्टार्ट किया, समवन इज नाउ पुलिंग इट, कोई ना कोई तो पुल करेगा, इसको ब्लॉक पुल करे चाहे वो पर्सन पुल करे, और उसको पुल करने के बाद की सिचुएशंस क्या हो रही हैं वो मैं आपको अलग फिगर में दिखा देता हूँ कि स्प्रिंग को पुल करने के बाद क्या हो रहा है कि लगातार इसको खींचते ही चले जा रहे हैं और खींचते चले जा रहे हैं। तो मान लो आपने पहले इसको 10 सेंटीमीटर पुल किया, फिर 10 सेंटीमीटर पुल किया, फिर 10 सेंटीमीटर पुल किया इसको आप, और 10-10 सेंटीमीटर के करके आप इसको टोटल 40 सेंटीमीटर पुल करके ले गए, टोटल 40 सेंटीमीटर पुल किया, लेकिन 4 बार में डिवाइड करके। तो फर्स्ट 10 सेंटीमीटर के पुल करने में, फर्स्ट 10 सेंटीमीटर पुल करने में वर्क बाय स्प्रिंग क्या है, नेक्स्ट 10 सेंटीमीटर में वर्क बाय स्प्रिंग क्या है, और इस टोटल 20 सेंटीमीटर में वर्क बाय स्प्रिंग क्या है, इस तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन तुमको बताएंगे कहां से कहां तक का वर्क निकालना है आपको। इसके लिए परेशान मत होइए कि न्यूमेरिकल्स में ये सब बहुत क्लियर लैंग्वेज होती है। लाइक अगर मैं इसको पोजीशन 1 का नाम दे दूं और इसके बाद ये 10 सेंटीमीटर पोजीशन 2 हो गया, फिर पोजीशन 3 हो गया, फिर पोजीशन 4 हो गया, ऐसे करके नाम दूं, तो आप 1 से 2 तक वर्क बाय स्प्रिंग कितना हुआ, अगर आपसे मैं ये पूछूं 2 से 3 तक वर्क बाय स्प्रिंग कितना हुआ, 1 से 3 तक वर्क बाय स्प्रिंग कितना हुआ, तो ये तो न्यूमेरिकल्स में दिया जाएगा। आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि आप डेटा क्या रखोगे इसके लिए। तो पहले वाले में क्या रखेंगे, मान लो इसका कुछ कांस्टेंट वगैरह दिया है, लेट्स से कि कांस्टेंट की वैल्यू इसमें 1000 है, अब क्या डेटा पुट करें, 1000 न्यूटन पर मीटर है तो पहले वाले में, तो के 1000 फिक्स है,
वो बदलेगा ही नहीं कभी। x1 x2 आइडेंटिफाई करना है तुमको, x1 कितना है और x2 कितना है। मतलब तुम्हारे लिए जो काम है वो सिर्फ x1 x2 को आइडेंटिफाई करने का है। तो जब आप पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे जा रहे हो, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे जा रहे हो ना, तो पोजीशन 1 इज नेचुरल लेंथ। नेचुरल का मतलब यहाँ पर कोई डिफॉर्मेशन ही नहीं है, इसको जीरो। हाँ, 0 उसके बाद जब पोजीशन 2 पे गए तो आप 10 सेंटीमीटर ऐड हो गए, तो आप 0.1 कर दीजिए और फॉर्मूले में यूज कर लेना जाकर के। 2 से 3 जब जा रहे हो, 2 से 3 तो 0.2 ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर खींचे हुए, तो x1 10 रखेंगे, x1 0.1 हो गया, 0.1, और x2 0.2 0.2 हो जाएगा। हाँ जी, x2 मतलब टोटल कितना पुल हुआ। 0.3 पर जा करके आप टोटल कितना पुल हो चुके हो। 10 सेंटीमीटर पहले हुए थे, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। 20, तो यानी कि 0.2 मीटर। और फिर फॉर्मूले में रख दीजिए। इस तरीके से करना है आपको इसको। वो तो न्यूमेरिकल्स में दिए जाएंगे, आप इसकी टेंशन ना बिल्कुल मत लो कि आपको क्वेश्चन में ये सब दिया नहीं जाएगा, वो बताएंगे भाई। अभी आप पीछे के क्वेश्चन की लैंग्वेजेस देखो ना, इसीलिए क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने लाए हैं यहाँ पर। इनकी लैंग्वेजेस देखो, आपको दिया नहीं जा रहा है यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक का वर्क निकालना है, कि फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 3, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x1। तो ये तो बताया ही जाएगा क्वेश्चन में कि आपको कहाँ से कहाँ तक का वर्क निकालना है। आपको उसके हिसाब से सिर्फ ये पता लगाना है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली x1 की क्या वैल्यू हुई और x2 की क्या वैल्यू हुई। और हमें कोई नया फॉर्मूला भी डिराइव नहीं करना वहां पर। ऐसा भी नहीं है कि कोई नया फॉर्मूला डिराइव करना है, ये फॉर्मूला पहले से बना हुआ है। इस फॉर्मूले में कांस्टेंट की वैल्यू डालो, x1 की वैल्यू डालिए, x2 की वैल्यू डालिए, डन। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन मैं आपको दूं, जैसे एक और क्वेश्चन हम ऐसे ले लें कि एक स्प्रिंग मान लीजिए वर्टिकल साइड पर है और यहाँ से कोई स्प्रिंग कनेक्टेड है, मतलब वर्टिकली साइड पर है, ऐसे करके स्प्रिंग है, एक मास m है, उसके साथ एक स्प्रिंग लगी हुई है ऐसे वर्टिकल साइड पर। और ये जो ब्लॉक है, ये जो मास m है, ये टोटल इस ग्राउंड वाले लेवल से कुछ h हाइट ऊपर है। ये हाइट आपको h डिफाइन करी जा रही है। और स्प्रिंग की ये जो लेंथ है, ये टोटल कैपिटल L दी जा रही है। टोटल लेंथ इसकी L1 है, इसको L1 मान लो टोटल लेंथ। और ये जो डिस्टेंस है ये आपका कैपिटल D है, ये मान लें कि ये कैपिटल D है। और आपसे ये कहा जा रहा है कि स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है, सपोज दैट इसकी नेचुरल लेंथ वो, या मैं एक काम करता हूँ थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको बदल देते हैं, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसकी जगह ना इस लेंथ को L मान लो और इस लेंथ को 2L मान लो, और आपसे कहा जाए कि इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो 3L/2 है, 3L/2। यार एक सेकंड बच्चा रुको, सॉरी, चलिए 5L/4 इसकी नेचुरल लेंथ है। जस्ट अब चेक करो, 5L/4 इसकी नेचुरल लेंथ है। और आपको ये बताना है कि ये पोजीशन A है और यहाँ पर पोजीशन B है। तो A टू B में स्प्रिंग ने क्या वर्क किया होगा, तो कैसे निकालोगे। A टू B के लिए अगर पूछा जाए कि हाउ मच वर्क इज डन बाय द स्प्रिंग, वर्क बाय स्प्रिंग निकालना है फ्रॉम द पोजीशन A टू द पोजीशन B, फ्रॉम A टू B। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे की तरफ मोशन करेगा, मूव करेगा नीचे की तरफ, और इसके नीचे मूव करने की वजह से ये रिंग बाद में पॉइंट बी पर आ जाएगी और स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ये प्रोसेस ऐसा है, मतलब मोशन पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट बी तक होना है। लेंथ ऑफ स्प्रिंग पॉइंट ए पर 2L है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग पॉइंट बी पर L है, ठीक है। और तुम्हें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है इसमें, मतलब ये लेंथ आपको 2L दी जा रही है, ये लेंथ L दी जा रही है, साथ में ये भी बताया जा रहा है कि नेचुरल लेंथ उसका 5L/4 है, और स्प्रिंग कांस्टेंट ऑब्वियसली इसका दिया होगा K। तो मुझे इस वर्क को निकालने के लिए तीन चीजें पता लगानी पड़ती हैं कि K कितना है, x1 कितना है और x2 कितना है, क्योंकि फॉर्मूला मेरे पास पहले से ही है। फॉर्मूला है, फॉर्मूले के डेटा की वैल्यू चाहिए, तो कांस्टेंट K गिवन है, इसमें कुछ करना नहीं। x1 चेक करते हैं कितना होगा, 3/4L। हाँ, तो x1 का मतलब देखिए नेचुरल लेंथ 5L/4 यानी 1.25L है, 2L minus 5L/4। राइट। और जब मोशन स्टार्ट हो रहा था उस समय स्प्रिंग की लेंथ 2L है, तो ये इस 1.25L से कितना ज्यादा है आप बताओ। 2L ये कितना ज्यादा है, मतलब एज कंपेयर टू द नेचुरल लेंथ 0.75L। 0.75L मोर देन नेचुरल। इसको आप इसको x1 कहोगे, ये x1 है, तो x1 0.75L हो गया। अब जब ये L डिस्टेंस पर आ गया तो ये पॉइंट बी पर, मतलब जब आप पॉइंट बी पर आए
तो पॉइंट बी पर आकर के स्प्रिंग की लेंथ एल दिख रही है, जबकि नेचुरल 1.25 है, तो इसका मतलब दिस इज 0.25 एल। आप कह सकते हो कि ये शॉर्टर हो चुका है, छोटा हो चुका है किससे, देन नेचुरल। तो जितना नेचुरल से ज्यादा है या जितना नेचुरल से छोटा है, ये चीज आपके लिए x2 है। तो x2 माइनस 0.25 एल, क्योंकि छोटा हो गया तो नेगेटिव कर देंगे, ज्यादा हो गया तो प्लस कर देंगे। हालांकि फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए नहीं फर्क पड़ने वाला है कि जो फॉर्मूला आपके पास है उसके अंदर दोनों स्क्वायर है। स्क्वायर हो जाता है तो इसमें। प्लस माइनस अगर आप नहीं भी लिखते हो तो ऐसे कोई फर्क नहीं आएगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर है। अब समझ में आ रहा है कि x1 x2 क्या बोलते हैं हम लोग, किस चीज को बोलते हैं, कि मोशन के बिगिनिंग करते वक्त जब मोशन स्टार्ट हुआ था तो स्प्रिंग की जो टोटल लेंथ थी वो नेचुरल वाली लेंथ से कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, उसको आप x1 मान लें। और जब मोशन खत्म हुआ था तो उस समय स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल लेंथ के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, उसको x2 मान लो। और आप सर यहाँ पे 5/4 L दिया हुआ था ना? हाँ ये दिया है, गिवन है, मतलब नेचुरल लेंथ हमेशा दिया जाएगा क्वेश्चन में। ओके सर। ठीक है, और कांस्टेंट के भी दिया जाएगा। तो मैं सिर्फ देखो यहाँ पर जो टेस्ट होता है वो टेस्ट इस बात का होता है कि आपको x1 x2 का मतलब पता है कि नहीं पता है। किसी भी न्यूमेरिकल में इसी बात की टेस्टिंग होती है कि क्या आपको x1 x2 की क्लियर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स स्प्रिंग की टोटल लेंथ को ही x1 मान लेते हैं कि 12 लेंथ की स्प्रिंग है मतलब x1 12, l लेंथ की स्प्रिंग हुई यानी x2 l। ये इस चीज को चेक किया जाता है। नेक्स्ट है वर्क डन बाय द वन डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स बाय द ग्राफ। ग्राफिकली आप इसका वर्क कैसे निकालोगे, तो थ्रू ग्राफ कैसे निकालना है, तो इसका कंसेप्ट है वर्क डन एरिया बाय, निकालेंगे सर। सिंपल। तो वर्क डन बाय वन डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स बाय ग्राफ, इसका कंसेप्ट ये है, जस्ट आपको एरिया फाइंड करना है। दैट इज एरिया फाइंड आउट करिए, एरिया ऑफ द ग्राफ बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, एरिया ऑफ द ग्राफ बिटवीन एफ एंड डिस्प्लेसमेंट, उसको आप डायरेक्टली वर्क कहेंगे। इस कंसेप्ट को नोट कर लेना कि एरिया निकालना है। अब इसीलिए इसका एग्जांपल भी साथ में है, इसका एग्जांपल भी साथ में ही है। पहला पार्ट, फर्स्ट वर्क आपको 0 से 3 के बीच में निकालना है, 0 से 3। तो 0 से 3 तक का एरिया निकालो फिगर के हिसाब से। अगर आपको फिगर प्रॉपरली दिख रही हो तो इसमें 0 से 3 तक कितना एरिया बनेगा देख लो, यानी ये वाला एरिया, सर 7.5। ये एरिया 0 से 3 तक का। यूनिट्स का ध्यान देना, यूनिट्स का ध्यान, ये एरिया। तो पहले पार्ट का आंसर निकाल सकते हैं हम लोग, पहले पार्ट का आंसर जो 0 से 3 है उसका एरिया निकालना है। तो हाफ इसकी बेस हो जाएगी 3 और इसकी हाइट 5, हाफ बेस इनटू हाइट। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि फोर्स आपका न्यूटन में है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट, हाँ तो वो डिवाइडेड बाय 100 भी होगा, डिवाइडेड बाय, यही वर्क है। 3 से 5 का निकालना है अगर आपको, 3 से 5 तक के लिए, तो फिर हम 3/100 3/100। तो 3 से 5 के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालेंगे, वो अगेन हाफ, उसका बेस 3 से 5 यानी कि 2 है सेंटीमीटर में, डिवाइडेड बाय 100, और उसकी हाइट इधर 3 है, -3 की हाइट उसकी नीचे है ना, -3। तो नेगेटिव वर्क आ जाएगा यहाँ पर। तीसरे वाले पार्ट में क्या करेंगे, तीसरे वाले पार्ट में भी सेम है, 0 to 6 निकालना है। तो 0 to 6 तो ऐड करने के बाद एक एरिया छोटा वो रेक्टेंगल का ऐड हाँ। कर देंगे। ठीक है, तो 0 to 6 को स्प्लिट करो, 0 से लेकर के और 6 सेंटीमीटर को आप स्प्लिट करेंगे 3 पार्ट्स में। उसको पहले 0 से 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर, ये 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो इसको। 3 अलग अलग पार्ट्स जाएंगे और उसके तीनों के अलग अलग एरियाज आएंगे। तो 0 से 3 सेंटीमीटर तो वाले 5 का से 7 होगा। 5 to 7 क्यों होगा, 0 to 6 निकालना है हमें। 6 तक लिमिट दी हुई। अच्छा सर। तो 0 से 3 वाला एरिया ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, ये चीज हाफ इंटू 3 इंटू 5 अपॉन इतना पहले निकाल चुके हो। इसको मैं फिलहाल तो A1 कर दे रहा हूँ, तो ये A1 है, मैं दोबारा उसको नहीं लिखना चाहता। और 3 से 5 वाला एरिया भी निकाल चुके हो, इसको मैं A2 लिख देता हूँ, तो प्लस A2। अब 5 to 6 वाला देख लो, तो 5 to 6 के बीच में ये एक रेक्टेंगल बनेगा यहाँ पर, 5 to 6 में ये रेक्टेंगल वाला एरिया और आ जाएगा, तो उसमें उसकी बेस हो जाएगी 5 to 6 1 1.5 और हाइट उसकी, हाइट, अबे इसमें रेक्टेंगल है, इसमें हाफ थोड़ी लगाओगे, तो सर A2 के इक्वल होगा, 1 A2 के इक्वल होगा। मतलब ये 1 into 3 होगा, सिंपली 1 into 3/100। इसमें थोड़ी हाफ लग जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट।
सीधा सीधा मतलब एरिया कैलकुलेट करिए, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम जो कुछ बनते हैं उनके एरिया कैलकुलेट करके वर्क निकाल के चले आओ। सर A1 आएगा सॉल्व करने पर। जो भी आ रहा हो, जो भी आ रहा हो, इसमें ज्यादा हम डिटेल में जाएंगे नहीं, जो भी है। तो इसका स्लोप क्या देता है इस ग्राफ का? स्लोप से कोई मतलब नहीं है आपको। देखिए जरूरी नहीं कि हर ग्राफ के स्लोप और हर ग्राफ के एरिया का कोई सिग्निफिकेंस हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर एरिया का सिग्निफिकेंस है, स्लोप का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, स्लोप को स्किप कर जाओ, कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। और शिवांश जी, एरिया निकालने का सिग्निफिकेंस सिर्फ ये है, मैं सिग्निफिकेंस बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि कैलकुलस में ये बताया जाता है, कई बार बताया जाता है कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया ऑफ फाइंड करना है। इंटीग्रेट करने का बेसिक मतलब आपको बताया है कि एरिया निकालना पड़ेगा आपको, दैट मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो। तो जब वर्क हम इंटीग्रेट कर सकते हैं तो जहां जहां इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब ही एरिया से निकलता है। कहीं पर भी अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इसका ग्राफिकल मीनिंग होता है कि हम उस चीज को, उस ग्राफ का एरिया निकालने जा रहे हैं वहां पर। तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है सारे, ऑल मैथमेटिकल कंसेप्ट। Excuse me, sir. हाँ जी बताएं। Sir, can you please go to previous place? प्रीवियस मतलब दिस वन? Yes, sir. One second. Thank you, sir. वेलकम। नेक्स्ट, टू डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स। देखो पहले तो आप फिजिक्स को समझो बच्चा, कि फिजिक्स में दो तरीके की चीजें चलती हैं, कहीं पर आपके लॉज आएंगे और कहीं पर आपको मैथ पढ़ाई जाएगी। तो ये सब मैथ पढ़ रहे हो, यहाँ कोई लॉ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये है कि कैलकुलेशन कैसे करना है, आपको कैलकुलेशंस पढ़ रहे हो कि जब ऐसा आएगा तो एरिया कर लेना, जब फंक्शन दिया होगा तो इंटीग्रेट कर लेना, है ना। लॉजिक तो है नहीं कोई इसके पीछे। अब ऐसे ही टू डायमेंशन का वर्क, टू डायमेंशन का वर्क मतलब दो कंपोनेंट्स होंगे, एक्स और वाई, वाई और जेड, इस तरीके से। कोई बात नहीं, मतलब एक तरीके से फोर्स कुछ ऐसा लिखा होगा आपका, मतलब उसमें कुछ एक्स कंपोनेंट होगा फोर्स का, उसके साथ आई कैप, और उसका वाई कंपोनेंट और उसके साथ जे कैप। तो इसमें वर्क कैसे फाइंड आउट करना है इसको बता दे रहे हैं आपको। वर्क, ऐसे फोर्सेस का वर्क निकालने के लिए क्या करोगे, जो उसका एक्स वाला कंपोनेंट है एफ एक्स, उसको dx के साथ इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम द लिमिट x1 टू x2, और उसके y वाले कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे dy के साथ, मतलब इसके तरफ, फ्रॉम y1 टू y2। ये आपको रूल्स पढ़ने हैं। सर जो x1 और x2 होगा वो x एक्सिस में होगा ना सर? बता रहे एग्जांपल दे रहे हैं ना, एग्जांपल बता रहे हैं, एज एग्जांपल देखो। तो डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट का है ना? एग्जांपल ले रहे हैं बच्चा, बता रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल से इसको करके दिखा रहा हूँ ना। सपोज करो आपको फोर्स दिया जाए 2x इंटू आई कैप और प्लस 3y इंटू जे कैप, मान लो जैसे 3y स्क्वायर जे कैप, सपोज ये फोर्स है। और आपसे कहा जाए कि फाइंड वर्क फ्रॉम, अब आपको दो दो कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, फाइंड द वर्क फ्रॉम सपोज 1,2 टू लेट्स से 3,5, इस तरीके से आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होगी। तो अब इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें भी डेटा आइडेंटिफाई करना है। जो पहले के कोऑर्डिनेट है 1,2, इसमें से 1 आपके लिए x1 हो गया और 2 आपके लिए y1 हो गया, सिंपल सा लूज। सर आपने 3y स्क्वायर लिखा है? 3y स्क्वायर है, वो 3y स्क्वायर है। ओके सर। 3y स्क्वायर। और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा 3 और 5, उसमें से 3 को आप x2 कर दीजिए और 5 को y2 कर दें, मतलब x1 y1 का एक पेयर बनेगा, x2 y2 का दूसरा पेयर बनेगा। और आई कैप के साथ जो कंपोनेंट है इसको आप fx कहोगे, और जे कैप के साथ जो कंपोनेंट है इसको fy कहेंगे। अब आपको ना ये रूल्स हैं, ये तो याद रखने पड़ेंगे आपको, ये याद रखिए, इसमें लॉजिक नहीं पढ़ रहे हो अभी आप, बस आपको ये है कि ये मैथ आ गई, मैथ में ये काम करना है। तो अब आप पहले इंटीग्रेशन में ना fx रखेंगे, यानी कि आई कैप के साथ जो नंबर है, तो आई कैप के साथ 2x है, तो पहले 2x रखो, उसमें dx लगा दिया, और x1 मतलब 1 और x2 मतलब 3, तो 1 से 3 इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब जो भी इसका इंटीग्रेशन होगा, अब इंटीग्रेशन के भी अपने रूल्स है। फिर fy मतलब उसका y कंपोनेंट यानी 3y स्क्वायर, ये रखा, इसके साथ dy लगाया, और y1 यानी कि 2 और y2 यानी कि 5। अब इसके आगे का पोर्शन फिर से रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगाओ आप, तो वो अब याद होगा तो इमीडिएट होगा, नहीं याद होगा तो पन्ने पलट के देख लो भाई कि इसके आगे से कैसे इंटीग्रेट होगा, ये देख लो उसका आंसर जो बनता है।
हाँ भैया वही प्रोसेस है, इसमें कुछ मैंने बता रहा है। इसका कैलकुलेशन ऑफ वर्क एक सिंपल टॉपिक 125. टोटल, Yes. Yes sir, 125. 125. मतलब दोनों इंटीग्रेशन से ऐड करने के बाद बता रहे हो ना। Yes sir. Yes sir, Yes, sir. दोनों Yes, ऐड करने sir. के बाद। चलिए तो 125 जूल से बस इतना सा करना है आपको, और एग्जांपल दिखा दे रहे हैं। ठीक है, एक बार इसको नोट करके देख लो आप, और एग्जांपल अभी दिखा रहे हैं इसके कि 2 डायमेंशन में भी वही काम करना है आपको। तुम्हें आगे बढ़ने से पहले यार 3 बातें ध्यान रखनी है कि अगर ग्राफ दिया है तो एरिया फाइंड करना है, फंक्शन दिया है तो इंटीग्रेट करना है। 2 बातें रख लो। एरिया कैसे निकालते हो, तो एरिया के फॉर्मूले हैं, ट्रायंगल का एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया, एरिया के फॉर्मूले याद होने चाहिए। फंक्शन दिया है तो इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। दैट मीन्स कि विदाउट सपोर्ट ऑफ मैथ आप इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ पाओगे, मैथ का सपोर्ट चाहिए। जैसे ये एग्जांपल है, देखो ये भी ऐसे 2 डायमेंशन का ही है। ठीक है, मैं इसलिए क्वेश्चन प्री टाइप्ड लाता हूं ना, ताकि आप ये समझ पाओ कि क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं। क्वेश्चन पेपर के टाइम पर आप लोग को लगता है कि अलग क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो लैंग्वेज पढ़ो आप। इसमें आपको सब दिया नहीं है इसके अंदर, लैंग्वेज पढ़ के देखो कि आपको, देखो फोर्स दे रखा है। पहली बात तो F इक्वल टू माइनस के, तो पहले तो आप ये बताओ कि यहाँ पर Fx कितना है और Fy कितना है। पहले ये बताओ व्हाट इज Fx एंड Fy। सर fx माइनस kx तो माइनस के एक्स और माइनस के KX और वाई। माइनस के माइनस वाई। के एक्स और माइनस के वाई। ठीक हो गया ना, मैं यही बोल रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि आप लोग जब यहाँ पढ़ते हो तो आप लोग इस तरीके से पढ़ते हो, तो आप लोग को लगता है कि यार पता नहीं क्वेश्चन में क्या आएगा। भाई क्वेश्चन में यही आता है। अब उसके आगे क्या कह रहे हैं, देखो स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए लैंग्वेज पढ़िए आप, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। तो एक काम करें, पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। अब एक और अप्रोच बता रहा, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए। आपने जब भी कोई न्यूमेरिकल फिजिक्स में लगाओ, जहां तक पॉसिबल हो सके उसकी एक इमेजेस बनाओ, फिगर बनाओ उसकी। मतलब फिगर्स बनाने से क्या होता है, क्वेश्चन विजुअलाइज थोड़ा सा जल्दी होता है आपको। मतलब फिजिक्स में टेक्स्ट की बजाय इमेज का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब अगर इमेजेस सामने होती हैं तो उसका सीन क्रिएट हो जाता है माइंड के अंदर, और माइंड में जब सीन क्रिएट हो जाएगा तो आप आसानी से सोच सकते हो कि क्या करना है मेरे को। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, यानी यहाँ से 0,0 कहाँ गए पहले, a, the 0 particle is taken along the positive x axis to the point a, 0। ठीक है, तो पहले a, 0 पे गए। तो पहले इसकी बात कर लो, पहले सुनो, पहले इसकी बात करो। इस प्रोसेस में कितना वर्क किया आपने, इस प्रोसेस में कितना वर्क किया, अभी इसी की बात करते हैं। मतलब 0,0 से और a, 0, तो हमने कितना वर्क किया होगा। देखो इस वर्क को निकालना है मेरे को। तो ये वर्क निकालने के लिए हमने पीछे की थ्योरी पढ़ी कि पहले fx यानी कि माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, और fy यानी कि माइनस के वाई इंटू डी वाई, ये रखेंगे। लिमिट क्या रखेंगे पहले वाले में, 0 से 0। तो ये 0,0 आपके x1 y1 है, और a, 0 x2 y2 है। तो पहली लिमिट 0 से a की जाएगी, और दूसरे में 0 से 0 जाएगा। वो तो 0 0 ही हो गया। 0 से 0, तो 0 से 0 तो खत्म हो गया। अब पहला वाले का आंसर क्या आएगा बता लो आप, देख लो क्या आंसर आएगा पहले वाले का। माइनस k/2 तो सर माइनस k स्क्वायर। हाफ kx। समझ गए, इसमें कुछ इंटीग्रेशन आना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। तो माइनस के स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, पहला वाला है ना -k²/2। चलिए ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करना है, अभी खत्म नहीं हुआ है। एंड देन उसके बाद भी है, भी द पिक्चर बाकी है अभी। तो एंड देन पैरेलल टू द वाई एक्सिस टू अ पॉइंट a, a। चलो अब इसको करते हैं। तो पहले हम 0,0 से a, 0 तक गए क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब पहले ये वाला काम किया आपने। अब इसके बाद आप a, 0 से वापस a, a की तरफ जा रहे हो, a, 0 से a, a की तरफ। ये दूसरा पार्ट है। मान लेते हैं इसमें हमने W2 वर्क किया, पहले W1 वर्क किया। हम ये मान लेते हैं पहले वाला वर्क मेरा W1 था, अब वाला वर्क W2 है। तो ये W1 कैलकुलेट हो गया। अब W2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो W2 के लिए देखो, W2 कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सुनो प्रोसेस वही है, चाहे आप W1 निकालो चाहे W2 निकालो, तरीका ये रहेगा। ये जो रूल आपको बताया, ये रूल है, तो यही रूल फॉलो करना है। fx dx, x1 से x2, fy dy, इस तरीके से। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे ना, इंटीग्रेशन में fx की जगह पर आप रखोगे -kx इंटू dx, इसकी लिमिट में a से a। a से a, तो क्या हो जाएगा ये a से 0 हो गया।
इंटीग्रेशन जब सेम लिमिट्स में चलता है तो 0 आता है आंसर। फिर 0 दूसरा, जरिए से The 0 final से answer minus k square. 0 से a टाइम्स माइनस के वाई डी वाई। अब आप देख लो क्या सर आंसर हाफ है। माइनस के Minus के k स्क्वायर y square by में अब टोटल आंसर क्या आएगा? minus टोटल माइनस k के स्क्वायर बाय 2 के माइनस स्क्वायर के करो यार। ठीक है, अब देख लो और आंसर कौन सा टिक कर दें, एबीसीडी में से कौन सा आंसर? so b सर माइनस के स्क्वायर ए या बी? बी ऑप्शन the b for ball. कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ बी कह रहे हैं यार इसमें। सर बी बी है होना सर चाहिए सर, बी होगा। हाफ और हाफ ठीक। ऐड होके 1 हो जाएंगे। बस ये हाँ। आंसर है। तो तो इस क्वेश्चन में हम स्पेसिफिकली डायरेक्ट भी कर सकते थे ना, 0,0 से लेके 1,a तक। नहीं कर सकते हो, हाँ दोनों मिलाकर डायरेक्ट कर सकते हो, हाँ इस क्वेश्चन में कर सकते थे। यस ठीक है। सर पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए था, वैसे तो हम लोग वैसे बस वैसे हाँ, जैसा भाई जिस तरीके से क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है उसी तरीके से आप अपनी वर्किंग बढ़ाओ ना। क्वेश्चन जब कह रहा है कि पहले यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, तो हम भी वर्क भी वैसे ही निकालेंगे। हम क्यों अननेसेसरली अपनी तरफ से उसमें दिमाग लगाएं। यस चलिए एक ये स्पेशल केस है, इस पर थोड़ा ध्यान देना क्योंकि यहाँ पर ना क्या करना है। देखो स्पेशल केस ऑफ वर्क बाय द फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये खतरनाक चीज है। पहले वाले में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले वाले में जो इंक्लाइंड प्लेन है ना वो एक फ्लैट सरफेस है, और दूसरे वाले में अगर आप देखोगे तो वो एक इररेगुलर सरफेस है। मतलब यहाँ पर आप एक इररेगुलर सरफेस ले रहे हो, उबड़ खाबड़ टाइप की, जिगजैग टाइप की, और पहले वाले में एक रेगुलर सरफेस है। रेगुलर इंक्लाइंड, इररेगुलर इंक्लाइंड ऐसे है। मतलब दोनों में काम एक ही करना है। दोनों में क्या करना है, एक मास m है उसको h हाइट ऊपर लेके जाना है। मतलब पोजीशन ए से पोजीशन बी पहले वाले में भी जाना है और दूसरे वाले में भी पोजीशन ए से पोजीशन बी जाना है। प्रोसेस दोनों में सेम है। आपको पूछा जा रहा है कि वर्क बाय फ्रिक्शन कितना होगा, ये क्वेश्चन है, लिखा भी है। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। अच्छा फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, टाइप करना भूल गए हैं तो म्यू गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पर भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू की वैल्यू दी गई है। क्या आंसर आएगा बताओ, क्या आंसर आएगा इसका? पहले वाले का आंसर आप देखो, पहले वाले का आंसर लो, पहले वाले का आंसर आप लोग लाओ, क्या आएगा? फर्स्ट वाले का आंसर जरा ट्राई करो क्योंकि वो आप लोग कर सकते हो इसलिए बोल रहा हूँ। फर्स्ट वाले का आंसर आराम से किया जा सकता है। तो f minus mg sin theta minus mu कितना होगा ये? अरे mu n तो इसका सब टोटल नेट फोर्स लगेगा पहले में। पहले वाले का देखो क्या आएगा। ठीक है देखिए फोर्सेस न्यूटन लॉ वगैरह तो ऊपर दिखाना ही पड़ेगा ना, तो आप इस कैपिटल एफ के अलावा, कैपिटल एफ तो ऊपर लेके जा रहे हैं, इसके अलावा मैं डायरेक्टली कंपोनेंट दिखा देता हूँ। अभी थोड़ा टाइम कम लगेगा क्योंकि अब न्यूटन लॉ में इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आप कंपोनेंट्स डायरेक्ट दिखाए जा सकते हैं। ठीक है ना, इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो आप। तो इसमें क्या क्या होगा देखो, फोर्सेस कैसे कैसे दिखाओगे। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाओगे mg मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा, और इसे दिखाओगे mg मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा एंड देन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और कैपिटल एफ। फ्रिक्शन किधर लगेगा इस केस में? सर पीछे लेफ्ट साइड डाउन द प्लेन। डाउन डाउन द क्योंकि बॉडी का मोशन अप द प्लेन है तो इसका मतलब फ्रिक्शन डाउन द प्लेन आएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स हम नीचे की तरफ दिखाएंगे। अब जगह नहीं दिख रही कहीं, यही दिखा देते हैं। फ्रिक्शन नीचे की तरफ F। अब आपको निकालना है वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया है। यहाँ पर वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है। तो जब मुझे फ्रिक्शन का वर्क निकालना है तो वर्क का फॉर्मूला तो एक ही है। तो फ्रिक्शन हो गया कैपिटल स्मॉल एफ। डिस्प्लेसमेंट कितना किया हमने यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ऑफ h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। राइट सर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से डिस्प्लेसमेंट आएगी। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट जो किया कैपिटल एस ए से बी तक का। लेकिन इसके आगे ना कॉस तो थीटा नेगेटिव cos आएगा सर 180 कॉस थीटा भी लगा। 180 डिग्री। हाँ तो cos 180, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम ऊपर की तरफ कर रहे हैं और फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट हमने ऊपर किया है, ये ऊपर है, फोर्स नीचे है 180 का एग्जांपल, तो cos 180 की वजह से माइनस साइन हो जाएगा ये। बिकॉज ऑफ cos 180 यहाँ पर एक माइनस साइन लगाओगे। लेकिन अब ये फ्रिक्शन तो काइनेटिक है ना, क्योंकि बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये। म्यू mg cos तो थीटा म्यू इनटू mg cos थीटा। म्यू एन लिखेंगे और इसमें रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखिए एक ना आदत बनाओ एन लिखने की।
आपको नहीं पता, धीरे धीरे आपकी हैबिट्स बन जाती हैं, मिस्टेक्स करने की हैबिट हो जाती है, फिर वो आगे चल करके ना आप एक ऐसी स्टेज पे आ जाओगे कि आप चाह के भी हमसे ये नहीं कर, आप बार बार ये कहोगे सर हमारी सिली मिस्टेक्स कम नहीं हो रही है। तो मिस्टेक्स की आदत तो अभी से डाल रहे हो आप। मैंने कहा फ्रिक्शन को क्या रखना है, तो आपने डायरेक्ट कहा म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है, लेकिन वो हैबिट बन जाएगी आपकी, आप नॉर्मल को स्किप करने की आदत पड़ जाएगी आपकी, और कभी कभी नॉर्मल एम जी कॉस थीटा नहीं होगा। तो हमेशा एक स्टेप बाय स्टेप चलो, इसको म्यू इंटू एन लिखने की आदत डालो। अब फिर कहो कि एन कितना होगा, तो ठीक है एन एम जी कॉस थीटा। हाँ, तो आप तरीका ये रखो ना, आप उसको मतलब टेक इट ग्रांटेड वाला केस क्यों मानते हो कि नॉर्मल हमेशा ही एम जी कॉस थीटा आएगा। वो आपको नहीं मालूम चलता है कि ये कैसे हमारी हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाता है फिर। चलिए, और cos थीटा कितना होगा इस ट्रायंगल में, cos थीटा की वैल्यू, अगर यहाँ पर ये थीटा एंगल देख रहे हो आप, तो cos ऑफ b upon under root b square plus x square। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, cos थीटा की वैल्यू रखो माइनस म्यू minus mg mu mg b। b अपॉन रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर करोगे तो इसका फाइनल आंसर है माइनस म्यू mg मल्टीप्लाइड बाय b। दिस इज द वर्क बाय फ्रिक्शन फोर्स। ये तो हो गया प्लेन सरफेस पर। अब जरा आगे दूसरा वाला केस पढ़ो, इररेगुलर सरफेस पर क्या होगा, उबड़ खाबड़ सरफेस है और वहां पर आपको कोई चीज ऊपर लेके जानी हो। भाई जो लोग आप में से अगर कोई पहाड़ी होगा, कोई है पहाड़ी इसमें से जिसका मतलब होम टाउन उत्तराखंड में हो या फिर शिमला में हो कहीं पर, तो पहाड़ों पर तो सर ये आर्यन मिश्रा। हाँ, तो ये रोज की एक्टिविटी है भाई। सामान जो है वो नीचे जमीन से पहाड़ पे चढ़ा के ले जाते हैं वो लोग। तो पहाड़ कोई प्लेन सरफेस तो है नहीं कि बिल्कुल फ्लैट सरफेस रोड बनी हुई है, बिल्कुल आप उस पर चढ़ते चले जाओगे, उबड़ खाबड़ सरफेस है। तो उसी का एक आइडिया जनरेट किया जाता है कि अगर मुझे किसी माउंटेन पे कोई सामान लेके जाना है तो कितना काम करना पड़ेगा, मेरे को कितनी एनर्जी लगेगी, कितना फ्यूल लगेगा। ये उस टाइप की चीजों के लिए इंजीनियरिंग में इस पर रिसर्च होती है। तो हम बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसे इररेगुलर सरफेस पर अगर हम एक मास m को लेके जाएंगे तो कितना वर्क करेंगे। और पहाड़ों पर आप बहुत फास्ट मोशन करते हैं या स्लो मोशन करते हैं, प्रैक्टिकली सोच के बताओ। पहाड़ों सर पर स्लो राइट, धीरे धीरे कर स्लो इसीलिए क्वेश्चन में लिखा भी है, कांस्टेंट वेलोसिटी हो क्वेश्चन में गया लिखा भी सर। इट इज वेरी स्लो, मोशन ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्लो। क्योंकि जब उबड़ खाबड़ रास्ता होता है, पहाड़ तो छोड़ दीजिए, अगर प्लेन सरफेस भी हो और उबड़ खाबड़ हो, कहीं गड्ढे हो फिर कहीं उठा हो, तो आप खुद संभल के चलते हो। तो हर एक क्वेश्चन का ना प्रैक्टिकली भी मतलब निकल के आ रहा है, रियल लाइफ से भी कनेक्ट करोगे। अब इसमें कितना वर्क होगा ये बताइए। देखो इसमें और फर्स्ट लेफ्ट साइड की डायग्राम में और राइट साइड की डायग्राम में एक डिफरेंस है। लेफ्ट साइड प्लेन सरफेस था तो आप आसानी से कर रहे, इधर इररेगुलर सरफेस है। इररेगुलर सरफेस में क्या होता है कि नॉर्मल का डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा। एक्चुअली क्या होता है, जो प्लेन सरफेस होती है उनमें नॉर्मल आप कहीं पर भी देखोगे तो ये ऐसे ही लगता रहेगा, नॉर्मल की डायरेक्शन सब जगह एक ही रहेगी, क्योंकि नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो जब सरफेस प्लेन है तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी एक ही रहेगा। लेकिन जब सरफेस इररेगुलर है तो नॉर्मल को आप एक सिंगल डायरेक्शन तो दिखा नहीं सकते। भाई यहाँ का नॉर्मल मान लो ऐसे लग रहा होगा तो दूसरी जगह का नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा। आपने पढ़ा नहीं है क्लास 10 में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन। मैगजीन पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन तो ये वही हो गया, इररेगुलरिटी की वजह से नॉर्मल का डायरेक्शन बदलता रहेगा। जब नॉर्मल का डायरेक्शन बदलेगा तो फ्रिक्शन की भी डायरेक्शन बदलेगी, क्योंकि फ्रिक्शन को हमेशा नॉर्मल के परपेंडिकुलर होना है। तो अब यहाँ पर प्रोसेस क्या होगा उसको समझो, यहाँ पर तरीका क्या लगाओगे। मैं क्या कह रहा हूँ कि इसका कोई भी आप जो ये इररेगुलर सरफेस देख रहे हो, उस इररेगुलर सरफेस का हम एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर लेंगे। अब थोड़ा सा हम इसको आपको जूम करके दिखाएंगे। देखो कि अगर आप एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करते हो, मतलब स्मॉल पार्ट, इस इररेगुलर सरफेस का एक स्मॉल पार्ट आप कंसीडर करो, क्या ये लगभग एक कर्व सरफेस जैसा नहीं दिख रहा आपको? लगभग एक कर्व टाइप का ऑलमोस्ट, यस सर, है ना? कहीं पर भी देख लो आप, इस इररेगुलर सरफेस का यहाँ पर एक पोर्शन छोटा सा देख लो, तो कहीं पर भी अगर आप छोटा सा पोर्शन कंसीडर करेंगे तो ये छोटा पोर्शन जो होगा वो लगभग एक बहुत छोटा सा सर्कुलर आर्क मान सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन भी लगेगा फिर? स्ट्रेट लाइन नहीं, सर्कुलर आर्क। ये पोर्शन लगभग एक सर्कुलर आर्क दिखेगा आपको यस सर, ये तो सब जगह ये भी आपको लगभग एक सर्कुलर आर्क दिखेगा, ऑलमोस्ट सर्कुलर आर्क।
है ना। कहीं कहीं पर स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कहीं कहीं सर्किल हो सकता है, कहीं कहीं पर स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ये सब कुछ पॉसिबल है। आप चाहे तो इसको सर्किल या स्ट्रेट लाइन दोनों में से कुछ भी मान लो, फर्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है, तो ओरिजिनल वाले फिगर में से आपको समझ में नहीं आएगा, ओरिजिनल फिगर छोटा था, लेकिन इसको अगर आप ना बिल्कुल एक तरीके से लेंस लेकर के जाओ और उस इरेगुलर सरफेस को बिल्कुल जूम करके देख लो आप बड़ा सा, तो आपको उस इरेगुलर सरफेस में छोटे छोटे पीसेस दिखेंगे। छोटे छोटे पीसेस को आप स्ट्रेट लाइंस या फिर सर्कुलर आर्क मान सकते हो। अब आते हैं इसकी तरफ, अभी हम उस पर वापस जाएंगे, है ना, एक बार फिर से। ये आप बट स्मॉल फिगर था, जूम करने पर आपको छोटा सा पोर्शन है, काफी ज्यादा हो गया ये देखो। वो छोटा सा पोर्शन जितना ज्यादा आप उसको फैलाओगे वो लगभग लगभग आपको एक कर्व दिखेगा, या लगभग लगभग स्ट्रेट लाइन मान सकते हो, ऑलमोस्ट कुछ भी मानिए उसको। सर क्योंकि छोटा सा आर्क मानिए या छोटी सी स्ट्रेट लाइन मानिए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कोई। बताओ सर, एक ये चीज पूछनी थी सर, प्लेन सरफेस पे आपने क्यूबिकल ऑब्जेक्ट लिया और यहाँ पे स्फेरिकल, तो कोई स्पेसिफिक रीजन है? मैं क्यूबिकल सरफेस पे कांटेक्ट नहीं, वो रीजन नहीं, वो डायग्राम बनाने के ऊपर था, ऐसे डायग्राम नहीं बन रहा था इसलिए लिया है। एक मिनट देखो, मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं इस ट्रैक्स को हटा देता हूँ यहाँ से, तो आप और बेटर तरीके से इसको समझ पाओगे, आप इसको ज्यादा बेटर तरीके से। मैंने छोटा सा टुकड़ा छोड़ दिया है ना, मैंने सब हटा दिया यहाँ से। अब आप बताओ, ये छोटा सा जो पोर्शन छोड़ दिया है, ये कर्व है कि स्ट्रेट लाइन है? सर कर्व है फिलहाल। सर कर्व है। कर्व है, लगभग स्ट्रेट लाइन भी मान सकते हैं। यस थोड़ा और रेस कर देंगे पार्ट तो स्ट्रेट लाइन लगने लगे। थोड़ा और, तो जितना छोटा करते जाएंगे ना इसको, और छोटा कर दिया। यस सर, अब हो गया। यस सर, अब स्ट्रेट लाइन समझ गए ना आप? यस सर। जी, तो हम यही काम करेंगे, बच्चे बता दे रहे हैं आपको। देखो अब हम वापस ओरिजिनल फिगर पे आ जाते हैं। अब आते हैं, इसका मतलब हम करने क्या जा रहे हैं, इस इरेगुलर सरफेस को कई सारे स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड करने जा रहे हैं। अब छोटे से छोटा पोर्शन, जितना छोटा पोर्शन डिवाइड कर सकते हो उतना करो। डीएक्स पोर्शन। हाँ, तो वो डीएस क्या होगा कि जब आप उस पर छोटा से छोटा पोर्शन कंसिडर करेंगे तो वो लगभग, मैं फिगर तो बड़ा बनाऊंगा, मैं बता रहा हूँ, मैं फिगर बड़ा बनाऊंगा इसका, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ फिगर बड़ा इसलिए बनाएंगे ताकि स्क्रीन के ऊपर आपको दिखे, बट आप समझना इसको कि ये मैं एक लाइन तो दिखा रहा हूँ, बट ये लाइन मैं डीएस मान रहा हूँ। मैं फिर बता दूं मैंने डीएस किसको माना है, अगर आप इसको ना समझ पा रहे तो मैं एक बार फिर से इसको दिखा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, आप फिगर को पहले काफी बड़ा कर रहा हूँ, और उस बड़ी सी फिगर में, इतने से बड़े से फिगर में मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा टुकड़ा इसका, मतलब इस इरेगुलर सरफेस का एक छोटा सा टुकड़ा कंसिडर कर लिया, और उस छोटे से टुकड़े को मैं यहाँ पर डीएस से डिनोट कर दे रहा हूँ कि ये डीएस है। आपको डीएस समझ में आ रहा है क्या है? यस सर। यस चलिए, तो एक्चुअल फिगर में मत जाना, बिकॉज एक्चुअल फिगर में समझा नहीं पाएंगे आपको, इसी तरीके से समझा सकते हैं इसको, समझाने का तरीका ही इसका यही है। तो हमने जो डीएस लिया, मान लेते हैं कि वहां पर आप थीटा एंगल पर हो, उस डीएस में आप थीटा एंगल बना रहे हो, तो आप सिर्फ इस डीएस के बारे में बताओ कि इस डीएस के लिए कितना वर्क किया होगा हमने, सिर्फ पूरा कितना काम किया उससे मुझे मतलब नहीं है, मैंने इस डीएस पोर्शन में कितना वर्क किया ये बताओ, फॉर दिस डीएस पोर्शन। माइनस म्यू एमजीबी एफ इनटू डीएस। डीएस cos थीटा। तो ये जो डीएस पोर्शन है, ये क्या एक तरीके से छोटा सा इंक्लाइंड सरफेस, मतलब लेफ्ट वाली फिगर नहीं बन गई? यस कह सकते हैं। तो तो अगर फिर बाद में इंटीग्रेट कर देंगे सर। सर वो बाद में एंगल इंटीग्रेट करके थीटा ही पूरा आ रह जाएगा जाएगा। सर। नहीं थीटा, देखिए बच्चा आप अब समझ, अच्छा रुको मैं एक बार और आपको समझा रहा हूँ, इसको समझ, देखिए अब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे वरना डायग्राम में समझ प्रॉब्लम। देखो ये सरफेस ऐसा है ना, आपको मैं समझा देता हूँ क्या करना है। मैं इसको ना कई सारी जगहों पर छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर देता हूँ। तो मैंने एक यहाँ पर मान लो स्मॉल पीस ले लिया, ठीक है, एक छोटा टुकड़ा यहाँ ले लिया, फिर आप एक छोटा सा पीस और कहीं ले लो, एक छोटा सा पीस और कहीं ले लो, बीच में से ये सब हटा देते हैं। हम बीच में भी होंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, आप इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दो, एक नीचे एक ऊपर, और आगे चल करके फिर एक और छोटा सा पीस आपको दिखा दे रहे हैं। मतलब इस पूरे इरेगुलर सरफेस को कई सारे छोटे पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? भले आप ही बताओ, कई सारे स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं इसको? यस यस सर। सर। चलिए मैं एक एक करके, एक को DS1 कह दे रहा हूँ, एक को DS2 कह दे रहा हूँ, एक को DS3 कह दे रहा हूँ। और ये जो DS1 है, DS2, DS3 आप अलग अलग करके देख रहे हो। ये मान लो जो DS1 है वो θ1 एंगल पर है, DS2 θ2 एंगल पर है,
DS3 वाला सर पॉइंट θ3 एंगल पर है, तो एंगल सेम थोड़ी होंगे इनके, सब अपने अपने एंगल बनाएंगे। तो आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस DS1 पोर्शन पे फ्रिक्शन ने क्या वर्क किया होगा, वर्क बाय फ्रिक्शन इस DS1 पोर्शन पे जो लगभग स्ट्रेट लाइन है। तो अब मैं म्यू इंटू नॉर्मल, सुनिए म्यू इंटू नॉर्मल जो कि mg cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय DS1, बोलो सही है, और अब साथ में माइनस साइन, सही है? यस सर। वो θ1 होगा ना? यस सर। और θ1। फिर जब आपका DS2 पोर्शन पे आएंगे तो DS2 पोर्शन पे फ्रिक्शन ने क्या वर्क किया होगा, इसको DW कर देते हैं। सर माइनस म्यू mg cos थीटा तो यहाँ 2ds। माइनस म्यू mg cos θ2 इंटू DS2 होगा। ऐसे ही जब DS3 पोर्शन पे जाएंगे तो वहां पर फ्रिक्शन का वर्क माइनस म्यू mg cos θ3 इंटू DS3 पोर्शन होगा। समझ पा रहे हो इसको यहाँ तक? यस सर। अब ऐसे करके हम क्या करेंगे, इररेगुलर सरफेस को DS1, DS2, DS3, DS4, DS5, DS6 इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे और हर छोटे टुकड़े पर फ्रिक्शन का वर्क निकालेंगे कि हर स्मॉल स्मॉल पीस पर फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया है। तो एक एक स्मॉल पीस पर फ्रिक्शन फोर्स का वर्क निकाल करके और बाद में इन सबको ऐड कर देंगे। लेकिन अब आप एक बात समझो, DS1 cos θ1 है क्या? तो जरा एक बार फिर से डायग्राम को मैं और जूम करना चाहूँ, एक बार और बड़ा करेंगे। ये जो DS1 वाली फिगर आप देख रहे हो, DS1 वाली लगभग स्ट्रेट लाइन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, DS1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और इसकी ये जो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है इसको हम DB से डिनोट करें, DB1। तो क्या हम cos θ1 को, क्या यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो cos θ1 है वो लगभग DB1 डिवाइडेड बाय DS1 है? यस सर। यस कह सकते हैं इसको? बोलो भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के हिसाब से। यस सर। कैसे? यस सर। तो फिर Yes, जब ये यहाँ पर रखोगे ना तो ये क्या बनेगा, देखो ये चीज क्या बन जाएगी, ये चीज बन जाएगी आपकी माइनस म्यू mg। जब आप cos θ1 को रिप्लेस करोगे किससे, cos θ1 को रिप्लेस करोगे DB1 अपॉन DS1 से, D1 upon DS। तो ये सिर्फ यहाँ पर DB1 बचेगा। और DB1 ये है, मतलब ये DS1 के का नीचे का जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है। ऐसे ही जब आप DS2 की तरफ जाओगे, ऐसे ही जब DS2 की तरफ जाओगे तो सेम प्रोसेस, आप DS2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, DS2 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके इसका ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल पोर्शन, इसको DB2 कर दो। तो क्या सेम प्रोसेस यहाँ नहीं आ जाएगा, बताओ? क्या सेम प्रोसेस से यहाँ पर जो वर्क है इसको ये नहीं कह यस सर। देंगे माइनस म्यू mg इंटू DB2 हो जाएगा यहाँ पर? यस सर। तो अब कुल मिलाकर क्या होगा, अब अगर आप, अब तो मेरा ओरिजिनल डायग्राम तो काफी चला ही गया हो तो वापस तो आएगा नहीं, कह रहे। अब आप इसमें तो नहीं समझ पाओगे ना, काफी छोटा हो गया डायग्राम, बट आपको एक आइडिया लग गया होगा। देखो यहाँ तक ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है यहाँ पर तीनों को लेकर के देखो कि हर एक छोटे पोर्शन पे जो वर्क आ रहा है वो उस स्मॉल पोर्शन का जो हॉरिजॉन्टल सेगमेंट बन रहा है DB1। मैं एक बार और फिगर दिखाता हूँ आपको, रुको अगले पेज पर, क्योंकि ये फिगर अब काफी वैसी हो चुकी है, डिस्टॉर्टेड हो चुकी है, अब इसमें समझ नहीं आएगा, तो मैं इस बार दोबारा ऐसे दिखा रहा हूँ। हमने क्या किया था, ऐसे करके इररेगुलर सरफेसेस ली थी। अब उस इररेगुलर सरफेस में हमने क्या किया था, यहाँ पर एक पोर्शन कंसिडर किया था जिसको मैंने DS1 कहा था, यहाँ पर एक पोर्शन कंसिडर किया था जिसको मैंने DS2 कहा था, आगे पोर्शन कंसिडर किया था जिसको मैंने DS3 कहा था, और मैंने क्या किया था, DS1 से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके इसकी हॉरिजॉन्टल सेगमेंट को इसको DB1 कहा था। DS2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके इसके हॉरिजॉन्टल सरफेस को DB2 कहा था। DS3 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके इसके हॉरिजॉन्टल सेगमेंट को DB3 कहा था। और यहाँ पर मेरा वर्क आया था माइनस म्यू mg इंटू DB1, यहाँ पर मेरा वर्क आया था माइनस म्यू mg इंटू DB2, और यहाँ पर वर्क आया था माइनस म्यू mg DB3। इस तरीके से और सेगमेंट्स को भी करता मैं, तो क्या बनता आप बताओगे? आपको समझ में आ रहा है टोटल क्या बनेगा? और ये माइनस म्यू mg भी टोटल वर्क, हाँ टोटल वर्क अगर निकालते हैं आप फ्रॉम द पोजीशन A टू पोजीशन B, मतलब A से B तक अगर
तो ये जानते हो क्या आता है, ये आता माइनस म्यू एम जी कॉमन चला जाएगा और आपके पास इस तरीके से क्या बनेगा, db1 प्लस db2 प्लस अप टू dbn। तो मतलब सर क्या ये क्या होगा बेस जानते हो, ये db1 कि आप इसको जितने भी पीसेस में डिवाइड करोगे, जैसे इसके आगे भी एक पीस डिवाइड करोगे, इसके आगे भी एक पीस होगा, तो हर एक पीस से आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक छोटा सा पीस इंक्लाइंड प्लेन का काम करेगा और आपको एक तरीके से क्या करते जाना पड़ेगा। जो ये फिगर्स बन रही हैं थोड़ा समझो, मैंने कई सारे फिगर्स आपको दिखा दी हैं, अब आपको तो ये सारे वर्क ऐड हो जाएंगे। db1 प्लस db2 प्लस db3 प्लस db4 प्लस इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस ऐड होती जाएंगी, स्टेयर टाइप की चीज बन जाएगी आपकी। तो क्या इन तो सबका समेशन डायरेक्टली b के बराबर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। यस सर। यस सर, बी होगा। यानी कि फाइनली वर्क डन बाय फ्रिक्शन की वैल्यू लिखी जाएगी माइनस म्यू एम जी मल्टीप्लाइड बाय बी। मतलब कि हम ये कह सकते हैं सरफेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है वो। नहीं, ये फर्क पड़ता है भाई, यही तो हमने, यही तो लोग समझते गलत है, तो यही वहाँ चीज। एच भी आ रहा था, यहाँ पे एच का कोई काम नहीं नहीं बचा। वहां भी एच नहीं आ रहा, कहाँ एच आ रहा है, एच नहीं आ रहा आंसर में, अच्छा ये यस सर। एच नहीं आ रहा बच्चा, उस पे उसका फर्क नहीं है, फर्क उसका नहीं है, आंसर दोनों में माइनस म्यू एम जी बी आ रहा है, लेकिन ये देखिए माइनस म्यू एम जी बी तब आ पा रहा है आपका आंसर जब आपने एक कंडीशन लगा रखी है। यहाँ पर आपने एक कंडीशन लगाई है कि पार्टिकल काफी स्लो मोशन कर रहा है यहाँ पर, और पहले वाले पोर्शन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि पार्टिकल स्लो मोशन करेगा। सर यानी कि स्लो मोशन भी एक रीजन है ऐसा वर्क आने का, स्लो मोशन नहीं होगा तो वर्क कुछ और आएगा। तो क्यों आएगा और कुछ, अगर स्लो मोशन नहीं है तो वर्क कुछ और क्यों आएगा। ओके सर। नहीं बच्चा पूछ रहा हूँ मैं ओके नहीं। अच्छा सर। हाँ, अच्छा सर। भाई क्या आपको क्या समझ आया ये सब सर इतनी सर देर सर यहाँ मे पे भी अगर स्लो सरफेस, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर अगर ये स्लो मोशन नहीं करेगा तो फिर सर वो जंपिंग का केस आ जाएगा शायद, इसलिए। नहीं वो भी चक्कर नहीं है, जंपिंग का चक्कर नहीं, मान लेते हैं अच्छा सर कि स्लो मोशन इसलिए है ताकि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिर्फ ग्राउंड से एक पॉइंट पे हो शायद। नहीं बच्चा देखो वो भी नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ, सुनिए आप लोग, अच्छा चलो ट्राई कर रहे हो ये अच्छी बात है एटलीस्ट। देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या है, अब आप इसको मेरे इस तरीके से समझो, मान लो देखिए अब आपको मैं फर्क समझाता हूँ क्या होता है, मतलब एक प्लेन में और एक कर्व्ड सरफेस में डिफरेंस क्या होता है, आपको ये समझाते हैं पहले, डिफरेंस बिटवीन अ प्लेन एंड अ कर्व। आप देखो अगर कोई ये कहे कि कोई जो कार है ना, दिखाते तो कार है लेकिन उसको मानेंगे पार्टिकल ही, ठीक है ये आप ध्यान रखिएगा। तो आप मान लें कि अगर कोई कार एम मास की है और वो प्लेन रोड पे चल रही है और वही कार एम मास की किसी कर्व रोड पे चल रही हो, क्या ये दोनों मोशंस आइडेंटिकल हैं न्यूटन लॉ के हिसाब से। न्यूटन लॉ के हिसाब से अगर आप नहीं v, सर। देखिए जब आप प्लेन सरफेस पे चल रहे हो और आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो आप में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन जब आप सर्कुलर सरफेस पे चल रहे हो और स्पीड कांस्टेंट है तब आपकी एक्सेलरेशन है। तो सेंटर की तरफ। हाँ, यानी टुवर्ड्स इसमें आपके पास सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी। है और यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो जब कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा तो नॉर्मल और mg बराबर कर देते हो कि n बराबर है mg लिखेंगे, लेकिन ये काम आप सर्कुलर मोशन में नहीं कर सकते, नॉर्मल ऊपर लग रहा है mg नीचे लग रहा है, ये नहीं कर सकते। यहाँ पर आप n को mg के बराबर नहीं कर सकते, भले आप mg माइनस n सेकेंड लॉ। हाँ यहाँ पर mg माइनस n बराबर मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन वाला लेक्चर आएगा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को आप v स्क्वायर बाई r कर सकते हो। तो अगर अब नाउ इफ अगर मैं ये एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पर डाल दूं कि जो v है वो टेंडिंग टू जीरो है, तो v टेंडिंग टू जीरो है, काफी स्लो मोशन है, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे चींटी की तरीके से, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा। तो आप समझ गए n बराबर mg आएगा। यस सर, वो जीरो हो जाएगा v स्क्वायर बाय r। ओके सर समझ गए। और जो हमारा इररेगुलर सरफेस है वो परफेक्ट प्लेन नहीं है तो Yes. वो उबड़ खाबड़ कर्व्स है उसमें। वो कर्व्स हैं, और हर छोटा कर्व एक सर्किल है, हर छोटा Yes, कर्व एक sir. सर्किल है, हर छोटे कर्व पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा, नॉर्मल mg के बराबर होगा नहीं। और जब नॉर्मल mg के बराबर नहीं होगा भाई साहब, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि n को mg cos थीटा रखेंगे। n को mg cos थीटा तो तभी करोगे ना जब सेंट्रीपिटल फोर्स ना लग रहा हो।
नहीं आता नहीं आई कोई चीज। सर आ गया समझ। सर इसीलिए हमने सर रफ आ गया सर। तो ये ध्यान रखना इसी है। कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए स्लो मोशन लिया है। हाँ जी, स्लो मोशन वर्ड वहां इसलिए डाला है ताकि देयर इज, बिकॉज देखो इररेगुलर सरफेस में आप कितना भी छोटा सा टुकड़ा निकाल के लाओगे वो रहेगा एक कर्व, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा रहेगी। उसको हटाने के लिए हमने क्या कर दिया कि स्लो मोशन कर दिया। सेंट्रीपिटल हटने से क्या होता है कि नॉर्मल और mg बराबर हो जाते हैं, मतलब n इक्वल टू mg cos थीटा हो जाएगा, n बराबर mg cos थीटा। सर जी सर वेरी स्लो अगर क्वेश्चन में लिखा है तो हम नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन माने या नेग्लिजिबल वेलोसिटी? देखिए वो डिपेंड करता है कि वो प्लेन सरफेस है या सर्कुलर सरफेस है। ओके सर्कुलर सरफेस में वेरी स्लो देने का सिग्निफिकेंस होता है नो एक्सेलरेशन से, और प्लेन सरफेस पर वेरी स्लो मानने का मतलब, देखिए वहां पर तो वैसे भी एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, तो प्लेन सरफेस में तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा। प्लेन सरफेस में अगर आप कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हो तो एक्सेलरेशन कहाँ हुआ फिर, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए या तो स्पीड बदले या डायरेक्शन बदले। सर्कुलर मोशन में स्पीड नहीं बदल रही लेकिन डायरेक्शन बदल रही है, इसलिए एक्सेलरेशन है। पॉइंट समझ में आ गया आपको ये चीज? यस यस सर। तो एक और, मतलब मैं इसको कंक्लूडिंग एंड पर ला रहा हूँ। मतलब कभी कभी इसके क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, वो ये कहेंगे कि एक क्वार्टर सर्किल टाइप का है, सर्कुलर है, मतलब ये सर्किल है, क्वार्टर सर्किल। क्वेश्चंस कभी कभी न्यूमेरिकल्स बीच बीच में हम लोग करेंगे, थोड़े से एडवांस न्यूमेरिकल्स में ऐसे आएंगे। आपसे कह देंगे कि ये 90 डिग्री है, ये सेंटर है, ये रेडियस r है, और यहाँ से एक पार्टिकल जो है m मास का एक पार्टिकल स्लाइड कर गया, और स्लाइड कर गया काफी स्लो, मतलब बहुत स्लो स्लाइडिंग की है इसने। ठीक है जी। उसके अलावा इन्होंने कह दिया कि ये रफ सरफेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका म्यू है, तो हाउ मच वर्क इज डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स फ्रॉम ए टू बी, ये क्वेश्चन कह देते कि ए से बी तक फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया होगा। तो मोशन तो वैसे कर्व पे हो रहा है, मोशन सर्किल पे हो रहा है, लेकिन स्लो मोशन अगर हो रहा है, अगर स्लो मोशन कर रहे हो आप, तो आप इसका वर्क हम माइनस म्यू एम जी इंटू बी लिखेंगे। अब बी का मतलब क्या था वहां पर? बी मतलब ये उसका बेस, मतलब उस इंक्लाइंड आर हो जाएगा आर यहाँ हो पे। जाएगा। बी मतलब बेस। आर हो जाएगा। हाँ तो इसका बेस लिखेंगे, मतलब ये बेस कितना है इसका, तो तो ये बेस बी तक निकाल कैसे पाएंगे कि एक एंगल के पे आने के बाद तो नॉर्मल जीरो हो जाएगा ना, तो गिर जाएगा। तो स्लो मोशन है भैया, नहीं गिरेगा, वो धीरे धीरे चल रहा है। संभल ना वो कोई टैंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना नहीं सेंट्रीपिटल है। और ऐसे कोई जरूरत थोड़ी हो सकता है कोई हाथ से पकड़ के ला रहा है उसको, कोई पर्सन हाथ से पकड़ करके ए से बी ला रहा हूँ, अपने आप ना आ रहा हूँ। तो ये तो क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर है यार, हम लोग अपने हिसाब से नहीं कुछ भी बता सकते, बट यहाँ माइनस म्यू एम जी इंटू आर, मतलब कंसेप्ट मेरा ये है कि इंक्लाइंड प्लेन पर उसका बेस मैटर करेगा, कि उसकी बेस क्या है, उसकी हाइट कितनी है वो मैटर नहीं करती, हाइट मैटर नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम बेस पर अगर आप दो इंक्लाइंड्स बनाओ, सेम बेस के दो इंक्लाइंड जिनका बेस कॉमन हो लेकिन हाइट अलग अलग हो, मान लो एक इंक्लाइंड कम एंगल का है, एक इंक्लाइंड ज्यादा एंगल का है, ठीक है, लेकिन इनके बेस कॉमन है ना, बेस कॉमन है सेम बेस के। एक इंक्लाइंड आपका h1 हाइट का है और एक इंक्लाइंड h2 हाइट का है, और ये पॉइंट मान लो a है, a1, ये a2 और ये b है। a1 से b तक कोई बॉडी स्लाइड कर रही है और a2 से b तक कोई बॉडी स्लाइड कर रही है, और ये दोनों ही सरफेसेस रफ है, ये भी रफ सरफेस है, ये भी रफ सरफेस है, सेम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, म्यू भी कॉमन है। तो फ्रिक्शन का वर्क कहां पर ज्यादा होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर मैं पूछूं कि a1 से b तक ज्यादा होगा या फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन a2 से b ज्यादा होगा, कहां पर फ्रिक्शन का वर्क ज्यादा किया जाएगा? तो देखिए दोनों की हाइट अलग है, उल्टा हो गया, बट बेस सेम है। बेस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बराबर है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैटर करता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बराबर है, इसलिए ये आंसर सेम आएगा इसका, दोनों का फ्रिक्शन। एक्चुअली क्या होता है कि इंक्लिनेशन के हिसाब से नॉर्मल बदलता है, नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा है, तो जब एंगल बदलेगा ना, जैसे ये θ2 और ये θ1, तो एंगल के हिसाब से ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी चीजें। फ्रिक्शन का वर्क सेम होगा, अभी ना सारे फोर्सेस की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रेविटी का वर्क तो हाइट पे डिपेंड करेगा ना, ये तो खाली फ्रिक्शन के वर्क की बात की जा रही है कि फ्रिक्शन का वर्क दोनों जगह पर सेम होगा, बट
एक्चुअल प्रैक्टिस में तो फ्रिक्शन के अलावा और भी कई सारी फोर्सेस होती है जिनके वर्क देखने पड़ते हैं, तो टोटल वर्क सेम नहीं होगा, क्योंकि टोटल वर्क में फ्रिक्शन के अलावा ग्रेविटी भी लगेगी। हाँ, फ्रिक्शन का वर्क सेम आएगा इसमें, बट क्योंकि ये स्पेशल केस है ना, इसके ऊपर कई बार एग्जाम्स में और टेस्ट सीरीज वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि ये आंसर सेम क्यों आ रहे हैं, तो उसका ये जो रीजन है वो बताया आपको, स्पेशल केस कैसे बनेगा ये। नेक्स्ट 2-3 और पॉइंट्स इसको जल्दी से वर्क का आखिरी में कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स ऑन द सिस्टम, थोड़ा ध्यान से सुनना अब आपको। नॉर्मल फोर्सेस का वर्क किसी भी सिस्टम के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? किसी भी सिस्टम के लिए नॉर्मल फोर्स की वर्क पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी या जीरो आएगी? तो सरफेस लेते हैं, मान लो सरफेस के ऊपर हम दो बॉडीज रखेंगे यहाँ पर जल्दी से, और बहुत ही ब्रीफली आपको इसका कंसेप्ट समझाएंगे, क्योंकि ये आगे के चैप्टर्स में यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह के चैप्टर्स में यहाँ के कंसेप्ट वहां भी यूज होते हैं। ये दो ऑब्जेक्ट्स है, मान लिए जाए ए और बी करके, ए ऑब्जेक्ट एंड बी ऑब्जेक्ट, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएंगे, मतलब ए की वजह से बी पर नॉर्मल, बी की वजह से ए पर नॉर्मल, दोनों एक दूसरे पर नॉर्मल लगा रहे हैं। तो एन इस तरफ और एन इस तरफ, और ये दोनों बॉडीज मोशन में है, मतलब ये ए और बी मोशन में है, चल रहे हैं राइट साइड डायरेक्शन में। एंड ये दे रखा है आपको, गिवन है, ये चीज क्वेश्चन में गिवन है कि ए एंड बी रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट, ये दे रखा है आपको, मतलब उनके बीच कभी भी एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे, दे ऑलवेज रिमेन इन कॉन्टेक्ट, ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको। अब आप बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन ए एंड वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन बी, ठीक है, मैंने ये पूछा आपसे, नॉर्मल का वर्क ए पर, नॉर्मल का वर्क बी पर, थोड़ा सा कनेक्टेड रहना बता रहे हैं आपको 5 मिनट के लिए, वरना ये टॉपिक मिस हुआ आपका तो फिर मोमेंटम वाला चैप्टर बेकार होगा। वर्क बाय नॉर्मल ऑन ए पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये कैसे निकालेंगे? देखिए, मान लो ये दोनों कंबाइंडली जो डिस्प्लेसमेंट करते हैं, कंबाइंड होकर के इन्होंने जो डिस्प्लेसमेंट करी, उस डिस्प्लेसमेंट को मैं डी मान लेता हूँ कि डी डिस्टेंस किया इन्होंने, कंबाइंडली इन्होंने डी डिस्टेंस मूव किया। तो जो ऑब्जेक्ट ए है उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लेफ्ट साइड लग रहा है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट डी फॉरवर्ड हो रहा है, मतलब नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ माइनस एन इंटू डी का वर्क होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो ऑब्जेक्ट बी है उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स राइट साइड लग रहा है और उसका मोशन भी राइट साइड हो रहा है, यानी यहाँ पर प्लस एन इंटू डी का वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क। इसका मतलब टोटल वर्क कितना होगा यहाँ पर, अगर हम यहाँ कैलकुलेट जीरो हो जाएगा। यही मेन कंसेप्ट है, दैट टोटल वर्क बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज जीरो। कभी कभी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि नॉर्मल का वर्क हमेशा जीरो आता है, इस एग्जांपल से मैं ये समझा रहा हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्क माइनस में भी आ सकता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्क प्लस में भी आ सकता है, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वर्क जीरो पे भी आ सकता है। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप वर्क पूरे सिस्टम के लिए कैलकुलेट करते हो, या वर्क सिर्फ बॉडी ए के लिए कैलकुलेट करते हो, या फिर सिर्फ बॉडी बी के लिए कैलकुलेट करते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बट ऐसा कोई लॉ मत बना लेना अपने मन में कि नॉर्मल का वर्क जीरो। स्टूडेंट्स के माइंड में हमने देखा, अच्छे बच्चों के मन में ये सब कंसेप्ट बने हुए हैं कि नॉर्मल का वर्क हमेशा जीरो होता है, और इसी पे जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मैट्रिक्स मैच आता है, तो वहां उनकी गलत हो जाते हैं आंसर। तो इस एग्जांपल से मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नॉर्मल रिएक्शन का वर्क नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो तीनों ही पॉसिबल है। लेकिन मैं एक स्टेटमेंट ये जरूर दे सकता हूं आपको कि फॉर द रिजिड बॉडीज, ये स्टेटमेंट आप दे सकते हो कि फॉर द रिजिड बॉडीज वर्क बाय नॉर्मल फॉर सिस्टम, दैट मीन्स कि जो दो ब्लॉक्स इंक्लूडेड हैं, मतलब दोनों को ले लीजिए, ये हमेशा जीरो होगा, ऑलवेज, ये हमेशा जीरो होगा आपका, ये चीज कंफर्म है। इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअली किसी के लिए माइनस आएगा, इंडिविजुअली किसी के लिए प्लस आएगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो दिखा दे रहा हूं आपको, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो भी समझो।
और अब आपको ना मैकेनिक्स अब अपने पीक लेवल पर जा रही है। मैं बता दूं आपको मैकेनिक्स का लेवल अब आप देखोगे क्या है कि मैकेनिक्स में जब रीजनिंग इन्वॉल्व होती है, अभी तक तो मैथ इन्वॉल्व थी, अब आपका मतलब वर्क अभी जो आप पढ़ रहे थे वो मैथ थी, अब जो आप वर्क पढ़ रहे हो वो फिजिक्स है। ठीक है, तो असली अब आप यहां से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप बताओ, देख लो, अगर मान लो हमने कहा कि ये एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर हमारे कोई एक वेज रखा हमने, क्योंकि अभी तक आपको ये बताया गया था कि वर्क कैलकुलेट कैसे करना है। अब आपके रीजनिंग पर आ रहे हैं। ये सॉरी ये सरफेस नहीं होगा, ये वो है बेसिकली एक ब्लॉक है, इसको कुछ बी मान लेते हैं और वेज वाले को ए से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है, ब्लॉक इन कांटेक्ट विद द वेज, कांटेक्ट विद वेज मान लीजिए। और हम ये मान के चल रहे हैं बच्चा यहाँ पर कि ये पूरा वेज राइट साइड मूव कर रहा है, ये मान के चल रहा हूँ कि जो ये वेज है इसका मोशन राइट साइड डायरेक्शन में है। दिस इज मोशन ऑफ ब्लॉक वेज, स्लाइडिंग है, बता रहे बच्चे। एंड ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, हाँ ये दे रखा है, ये जो ब्लॉक है ये स्लाइड कर रहा है इसके ऊपर, ब्लॉक डाउनवर्ड स्लाइड भी कर रहा है, इट इज स्लाइडिंग ऑन वेज। अब आपसे मैं कैलकुलेशन नहीं पूछूंगा, कैलकुलेशन तो फिर भी आसान होता है, मैं फिर बोल रहा हूँ फिजिक्स में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन फिर भी इजी होंगे। मैं सिर्फ आपसे ये पूछूंगा कि वर्क बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन वेज, मुझे आप सिर्फ इतना बताओ कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। एंड वर्क बाय द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक, सिर्फ आपको ये बताना है कि ये पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे या जीरो आएंगे। तीन ही पॉसिबिलिटी है वर्क में, स्केलर क्वांटिटी है, नंबर है, तो नंबर या तो पॉजिटिव होगा या नंबर नेगेटिव होगा या जीरो होगा। और इससे आपके टेस्ट पेपर्स में इससे बढ़िया एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता कि नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, बताएं। तो देखिए इसमें क्या होगा ना, नॉर्मल ऑन वेज है तो वेज पे नॉर्मल लगेगा किधर, है ना। और ये कौन से नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, जो ब्लॉक्स के बीच में लग रहा है, जो दोनों ब्लॉक आपस में लगाएंगे उस नॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो बी है वो ए के ऊपर नॉर्मल इधर लगाएगा और ए वाला बी के ऊपर इधर लगाएगा, मैं इस नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब उस नॉर्मल का डायरेक्शन आपका ए वाले पर इधर लगेगा और बी वाले पर इधर लगेगा, ये नॉर्मल की डायरेक्शन होंगी। अब वेज का मोशन किस तरफ है वो देख लो, तो मोशन ऑफ वेज राइट साइड डायरेक्शन में है, यानी वेज इस तरफ डिस्प्लेस कर रहा है। अब आप खुद पता लगाओ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा है मुझे, कैसा वर्क आएगा यहाँ पर, पॉजिटिव वर्क आएगा, नेगेटिव वर्क आएगा या जीरो वर्क? सो नेगेटिव होता है। ये इसको बोलते हैं रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, बिना किसी कैलकुलेशन के। अब वेज पे किधर आएगा, सॉरी ब्लॉक पर, तो यहाँ पर कंसेप्ट कि टोटल तो जीरो आना है, टोटल तो मिला के जीरो आना है ना। तो अगर एक पर नेगेटिव आ चुका है तो दूसरे पर कैसा आएगा फिर वो पॉजिटिव। इसमें को देखना थोड़ी है आपको, इट मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी पॉजिटिव। और एक और चीज होगी, मैग्नीट्यूड वाइज वर्क, नॉर्मल रिएक्शन जितना वेज के ऊपर वर्क करेगा मैग्नीट्यूड वाइज नॉर्मल का वर्क ब्लॉक पर नहीं आएगा, एक पर माइनस एक पे प्लस। इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, इसके बहुत एडवांस एप्लीकेशंस हैं। सर सरफेस से वेज पर नॉर्मल को कंसीडर नहीं करेंगे? करेंगे, उसका वर्क वैसे ही नहीं आएगा, क्योंकि जो सरफेस से नॉर्मल लग रहा है वेज के ऊपर वो तो इधर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट जो वेज का हो रहा है वो राइट साइड डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये तो वैसे ही 90 डिग्री पर है। मतलब नॉर्मल बाय सरफेस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज ये ऑलरेडी 90 डिग्री एंगल पर है, तो इसका वर्क होगा ही नहीं। यस सर। लेकिन ये कंसेप्ट तो आपको क्लियर होगा ना कि नॉर्मल का वर्क हमेशा जीरो नहीं होता। यस सर, है ना, क्योंकि इसको ध्यान है। सेम कंसेप्ट वर्क बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, क्या फ्रिक्शनल का वर्क हमेशा जीरो होता है, या फ्रिक्शनल का वर्क हमेशा नेगेटिव होता है, या फ्रिक्शन का वर्क हमेशा पॉजिटिव होता है? इस तरीके के जो ख्यालात आपके मन में आते हैं, आपके मन में इस तरीके के जो आइडियाज आते हैं, और आइडियाज को लेकर के जो आप उल्टे सीधे कंसेप्ट बनाए बैठे हो अपने मन में, है ना, अपने हिसाब से कंसेप्ट बना लेते हो, तो उस कंसेप्ट को क्लियर कर लो भाई कि क्या फ्रिक्शन का वर्क, कुछ कंसेप्ट देने जा रहा हूं यहाँ पर, सुन लीजिएगा आप, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लासेस में हम ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल करेंगे। अब देखो ये 2 ब्लॉक सिस्टम हो गया, इस 2 ब्लॉक सिस्टम को मान लो आप क्या करते हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हो। और न्यूटन लॉ में हमने एक बात समझी हुई है, न्यूटन लॉ में हमने एक बात ये समझी थी कि जब हम 2 मासेस को पुश करते हैं, ठीक है, अरुज आप सुनना, हुआ आप तो नहीं, अरुज अग्रवाल,
यस सर। जो क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे थे ना, वो उसका बेस बता दे रहा हूँ, हिंट बता दे रहा हूँ क्या हो रहा है कि जब हम दो मासेस को पुश करते हैं तो हमारे पुश करने की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि ये साथ साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे। ये न्यूटन लॉ में 2 ब्लॉक सिस्टम में डिस्कस किया, स्टैक ऑफ ब्लॉक्स वाले आर्टिकल में। स्टैक ऑफ ब्लॉक्स कि हाँ, अगर आप जो पुश कर रहे हो उसकी एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक ए और बी एक साथ चलेंगे और उस लिमिट के बाद ए और बी एक दूसरे पर स्लिप करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब उनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ये साथ चल रहे हैं, मान लो अगर ये मूव टुगेदर है, आपसे कहा जाए कि ये साथ चल रहे हैं, तो क्या रिजल्ट होगा अगर ये साथ चल रहे हैं? तो पहली बात, बी पर फ्रिक्शन किधर दिखाओगे और ए पर फ्रिक्शन किधर दिखाओगे? सर सरफेस स्मूथ है, तो बी पे पीछे, हाँ, ए बी पे आगे। तो बी पर फ्रिक्शन बैकवर्ड, ए पर फ्रिक्शन आगे। ए पर फॉरवर्ड। फ्रिक्शन। ठीक, अब आप बताओ, मान लो बी वाले पर फ्रिक्शन बैकवर्ड, ए वाले पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड, और हम ये मान के चल रहे हैं कि ओवरऑल साथ साथ, मतलब साथ साथ चलते चलते इन लोगों ने डी डिस्टेंस कवर कर ली, मान लो इन्होंने डिस्प्लेसमेंट डी कवर कर लिया। अब आप खुद समझ गए होंगे, वर्क बाय फ्रिक्शन ऑन ए एंड वर्क बाय फ्रिक्शन ऑन बी एंड वर्क बाय फ्रिक्शन ए प्लस बी। तो ए वाले पर कैसा वर्क हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव? बताओ। पॉजिटिव होगा। हाँ, क्योंकि जो ए वाला है, ए वाले पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट डी भी फॉरवर्ड है, तो ये प्लस हुआ। सब ग्राउंड फ्रेम से। हाँ जी, ग्राउंड फ्रेम से ही। बी वाले पर ओके ऑब्जर्वर बिठा दे रहे ग्राउंड पे यार। बी वाले पर फ्रिक्शन बैकवर्ड है, नेगेटिव हो डिस्प्लेसमेंट डी जाएगा। फॉरवर्ड, और ए प्लस बी टोटल जब वो साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ जीरो हो जाएगा। टोटल जीरो हो जाएगा। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स में कहीं लिखिएगा, टोटल वर्क बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन इज जीरो। कई बार स्टेटमेंट यूज होगा ये, टोटल वर्क बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज जीरो। टोटल वर्क मतलब जिन दो के बीच में लग रहा है, जिन दो के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, उन दोनों के वर्क का समेशन जीरो आएगा। इंडिविजुअली कहीं पॉजिटिव आएगा, कहीं नेगेटिव आएगा, कहीं जीरो आएगा। तो ये भी आपका मिसकंसेप्शन हट गया कि फ्रिक्शन का वर्क हमेशा माइनस में आएगा। फ्रिक्शन का वर्क प्लस में भी आ सकता है, फ्रिक्शन का वर्क माइनस में भी आ सकता है, फ्रिक्शन का वर्क जीरो भी आ सकता है। ठीक है, ये है सिचुएशन जब ये साथ चलेंगे तब। टोटल वर्क, स्टैटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क जीरो होता है। इसी वजह से जहां जहां स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वहां वहां पर एनर्जी कंजर्व करेंगे। ये कंसेप्ट आगे बताया जाएगा आपको, क्योंकि वर्क ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। सुनिए, वर्क मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन के टाइम पर एनर्जी का कोई ट्रांसफर नहीं होता। तो जब एनर्जी का कोई ट्रांसफर होगा ही नहीं, मतलब आपके बैंक अकाउंट में जब पैसे का कोई ट्रांसफर ही नहीं होगा, तो जितना पैसा पड़ा है लाइफ टाइम उतना ही पैसा रहेगा आपके पास, अगर कोई ट्रांसफर ना करो, आप डेबिट क्रेडिट कुछ भी ना करो। सेम कंसेप्ट एनर्जी के साथ लग रहा है कि क्योंकि टोटल वर्क बाय स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो है, तो जब जब स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तब तक हम एनर्जी को कंजर्व करके रखेंगे। तो हम आगे के चैप्टर्स का ना फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, इसलिए आप समझ लो इस कंसेप्ट को, बेस तैयार हो रहा है, लॉजिक्स यहाँ बन रहे हैं। नेक्स्ट, हो सकता है कि हमने बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से दोनों ब्लॉक्स को पुश कर दिया हो और वो दोनों ब्लॉक नाराज होकर के अलग अलग चल रहे हैं, मतलब हमने ज्यादा फोर्स लगा दिया वहां पर। तो ये हो सकता है कि दोनों ब्लॉक एक साथ ना चल करके अलग अलग चले, कोई फास्ट कोई स्लो। तो अब आप बताओ कौन सा ब्लॉक फास्ट चलेगा इसमें से? अगर हम इसको यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, मान लो पुश कर रहे हैं एफ से, तो आपको ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि अगर इसको ए नाम दे दें, इसको बी नाम दे दें, तो नेचुरल सी बात है जिसको आप पुश कर रहे हो वो तो फास्ट चलेगा ही चलेगा। क्यों फास्ट चलेगा? सुनो, क्यों फास्ट चलेगा? क्योंकि ए वाले पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, बी वाले पर फ्रिक्शन आगे लगेगा, लेकिन फ्रिक्शन की अपनी एक लिमिट है, ठीक है ना। और कैपिटल एफ जो है वो आपका पुश है, आप जो धक्का दे रहे हो इसको, तो आप कितना धक्का दे रहे हो इसकी कोई लिमिट नहीं, नो लिमिट। आप जितना धक्का दोगे उतना उतना तेज चलेगा, लेकिन फ्रिक्शन हैज लिमिट। अरे सुनना अगर आप हैं तो, या बाकी लोग भी, एक क्वेश्चन था, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर एक F इक्वल टू के इंटू टी का फोर्स लगा रहे और इनके एक्सेलरेशंस के ग्राफ कैसे बनेंगे, है ना। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस का थियोरेटिकल आइडिया समझो
कि आप जो पुश करते हो उसकी एक लिमिट होती है जब तक ए और बी साथ चलेंगे। तो जब तक वो साथ चलेंगे तब तक तो एक्सेलरेशन का कॉमन ग्राफ होगा, लेकिन पुश करने की एक लिमिट जब आती है उसके बाद ए अलग हो जाता है, बी अलग हो जाता है। और न्यूटन लॉ के हिसाब से बॉडी बी किसकी वजह से एक्सेलरेट हो रही है? सर जो हम फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी बी किसकी वजह से हो रही है? ऊपर जो रखी है फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन। और उसकी यानी उसकी एक लिमिट है, यानी बी के एक्सेलरेशन की लिमिट आ जाएगी। बी का एक्सेलरेशन उसके आगे बढ़ेगा नहीं अब, लेकिन ए के एक्सेलरेशन की कोई लिमिट नहीं है, ए का एक्सेलरेशन फिर बढ़ता रहेगा। स्टडी पैकेज में क्वेश्चन पे अब मैंने हिंट कर दिया इसको। यस सर। अरुण समझ पाए? यस सर। अब एक बार सोचना इसके बारे में कि इसका कंसेप्ट, आप न्यूमेरिकल्स नहीं थ्योरी के पीछे जाओ यार, कि टू ब्लॉक्स को जब हम पुश करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है। अगर आपने ज्यादा फोर्स नहीं लगाई होगी तो दोनों ब्लॉक साथ चलेंगे, ज्यादा फोर्स लगा दी तो अलग अलग चलेंगे, अलग अलग चलेंगे तो जिस पर आपने फोर्स लगाई है वो तेज होगा, वो फास्ट चलेगा। तो अगर मैं ये कहूं कि दे डू नॉट मूव टुगेदर, मान लो अगर आपका आर्टिकल यहाँ पर ये हो, दे डू नॉट मूव टुगेदर, मान लो आपने ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो कौन इसमें फास्ट चलेगा? आप बता सकते हो? क्योंकि नीचे वाला ब्लॉक फास्ट चलेगा। यानी अगर नीचे वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट d1 होगा तो ऊपर वाले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट उससे कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन की एक लिमिट है, वो फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है। फ्रिक्शन की एक लिमिटेड वैल्यू होती है, तो ऊपर वाला ब्लॉक d2 डिस्टेंस आगे आएगा, लेकिन ये d2 लेस होगा d1 से। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर। आ रही है बाकी लोग को? यस सर। अब वर्क बाय फ्रिक्शन ऑन ए एंड वर्क बाय फ्रिक्शन ऑन बी। देखिएगा, ए वाली बॉडी पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट d1 आगे की तरफ। नेगेटिव हो गया। बी वाली बॉडी पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड, डिस्प्लेसमेंट d2 फॉरवर्ड, पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन d1 ज्यादा है। इसका मतलब नेगेटिव इज मोर देन, इस बार नेट जीरो नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या आएगा? नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो। तो नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। इसका मतलब टोटल वर्क बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज नेगेटिव। टोटल वर्क बाय kf लिख दे रहा हूँ, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। टोटल वर्क ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज जीरो, टोटल वर्क ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज नेगेटिव। यानी कि टोटल वर्क बाय फ्रिक्शन कैन नेवर बी पॉजिटिव। ऊपर फोर्स लगता, ऊपर ब्लॉक फोर्स लगता तब भी काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क जीरो होता। काइनेटिक का टोटल वर्क हमेशा नेगेटिव आएगा। अभी आपको सोचना है इन पॉइंट्स के ऊपर। स्टैटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क जीरो, काइनेटिक का टोटल वर्क नेगेटिव। यानी किसी भी तरीके के फ्रिक्शन का टोटल वर्क कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता। और पॉजिटिव वर्क का एक सिग्निफिकेंस होता है, डूइंग पॉजिटिव वर्क मतलब आप जिसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो उसको एनर्जी दे रहे हो। फ्रिक्शन कैन नेवर डू अ पॉजिटिव वर्क। दैट मीन्स क्या? सरफेस कभी भी बॉडीज को एनर्जी देती नहीं है। फ्रिक्शन से बॉडी को एनर्जी गेन नहीं होती। सरफेस उल्टा बॉडी से एनर्जी लेती है, थर्मल एनर्जी लेती है। थर्मल एनर्जी, जहां जहां फ्रिक्शन है वहां वहां हीट जनरेट होती है। सरफेस कभी बॉडी को एनर्जी दे नहीं सकता, बॉडी से आप ले सकते हो, और इसीलिए फ्रिक्शन वाले सरफेसेस पर बॉडीज स्टॉप हो जाती हैं, क्योंकि बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी सरफेस में चली जाती है। मतलब कि फ्रिक्शन एनर्जी लॉस करने वाला काम करता है, एनर्जी बढ़ाने का काम नहीं करता कभी। और ऐसी फोर्स जो सिर्फ एनर्जी को कम कर सकती है, बढ़ा नहीं सकती, इनको हम आगे बोल देते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये सब कंसेप्चुअल पॉइंट्स की तरफ आओगे। इस चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पॉइंट है उसकी तरफ अब ग्रेजुअली हम टेंड कर रहे हैं।
इनकी और एप्लीकेशंस बताएंगे, एक लास्ट एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं टेंशन फोर्स का, और उसके बाद इनको आगे डिस्कस कर देंगे। अगर दो चीजें स्ट्रिंग, दो पार्टिकल्स मान लो स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो, हमने कोई स्ट्रिंग ली और इससे स्ट्रिंग से दो ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, मान लीजिए कोई भी, एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है ए और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है बी, और ये मोशन में है, ठीक है, ये बॉडी इसके मोशन में है और ये मोशन में है, लेकिन और स्ट्रिंग जो है वो टाइट होनी चाहिए। तो स्ट्रिंग, तो ये प्रॉब्लम कर देता है बार बार, हाँ टॉट है। अब इसमें क्या होगा, देखिए मोशन है, मान लीजिए इनमें टॉट स्ट्रिंग का मोशन है, तो टॉट स्ट्रिंग के मोशन में क्या होगा कि यहाँ पर भी फ्रिक्शन आएंगे, सॉरी टेंशन फोर्सेस आएंगी। बी वाले पर टेंशन फोर्स लेफ्ट साइड डायरेक्शन में, ए वाले पर टेंशन फोर्स राइट साइड डायरेक्शन में। सो टेंशन ऑन ए इधर, टेंशन ऑन बी इधर, और दोनों का एक कॉमन डिस्प्लेसमेंट, दोनों का एक कॉमन डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि जब ये रस्सी से बंधे होंगे तो सेम डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो ये मान लो डी डिस्टेंस आगे गए। अब आप बताओ वर्क बाय टेंशन ऑन ए, वर्क बाय टेंशन ऑन बी, अब समझ गए होंगे। नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव टोटल जीरो एंड टोटल जीरो। तो वर्क बाय टेंशन फोर्स ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। वर्क बाय टेंशन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। सिस्टम पर, अलग अलग नहीं, फिर बोल रहा हूं आपसे, इकलौते ब्लॉक में पूछोगे ना कि अकेले ए के ऊपर, तो ए पर तो वर्क हो रहा है, अकेले बी पर वहां भी वर्क हो रहा है, ए और बी मिला करके पूछोगे तो कह देना जीरो हो जाएगा। सर मास के साथ होती स्ट्रिंग तब भी जीरो होता। क्या क्या चीज? स्ट्रिंग अगर मास के साथ होती तब भी जीरो होता। हाँ जी, क्योंकि टेंशन नहीं, तब नहीं होगा, क्योंकि टेंशन दोनों तरफ अलग हो जाएगी ना फिर तो। यस सर। हाँ तो ये नहीं बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट बोला इसने, ये मेरी तरफ से मिस्टेक है कि मैं प्रॉपरली उस पॉइंट को कंसिडर नहीं कर पाया। दिस इज ओनली फॉर द आइडियल स्ट्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग के टेंशन फोर्स का टोटल वर्क जीरो होता है हमेशा के लिए, ऑलवेज जीरो। और एक देखो, आपको ना ये कंसेप्ट जल्दी से आपको याद दिलाएं, जब आप पुली वाले सिस्टम्स कराते हो ना, पुली वाले सिस्टम्स, एक यहाँ पर स्ट्रिंग लिया, एक यहाँ पर स्ट्रिंग लिया, फिर यहाँ से पुली लगाई और वापस एक स्ट्रिंग यहाँ लगा दी, ठीक है, याद रखो आप इसके क्वेश्चन जब आप न्यूटन लॉ में करते थे इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर हमने कोई ब्लॉक मान लो अटैच कर दिया इधर की तरफ, और इससे भी हमने एक ब्लॉक अटैच कर दिया। याद करो जरा, अगर ये मान लो ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, अगर मैं कहूँ कि ए वाली बॉडी ऊपर चलती है x1 डिस्टेंस और बी वाली बॉडी नीचे आती है x2 डिस्टेंस, न्यूटन लॉ याद करना। अगर आप ए वाली बॉडी पर टेंशन फोर्स T दिखाओगे तो बी वाली बॉडी पर टेंशन फोर्स 2T। अब देखो अब यहाँ पर कितना वर्क हो रहा है? सर यहाँ पॉजिटिव है, Tx1 हो रहा है। यस सर Tx1। और यहाँ कितना वर्क हो रहा है? -2Tx2 और टोटल जीरो होना है। तो Tx1 minus 2Tx2 should be 0, x1 should be 2x2। डिफरेंशिएट कर दो, अगर इसकी v2 वेलोसिटी है, इसकी v1 वेलोसिटी है, तो v1 should be 2v2 और डिफरेंशिएट कर दो। A1 should be 2 A1 equal to 2 अब आया, आपको एक टेंशन ट्रिक दी गई थी कंस्ट्रेंट की। यस सर। तो वो जो टेंशन ट्रिक थी कंस्ट्रेंट की, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? टेंशन इज जीरो, राइट, नेट वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इज जीरो। ये लॉजिक है उसके ट्रिक के पीछे का। ओके मैंने वहां पर आपको ये कहा था, मैं तो वहाँ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लेके हम लोग ने किया। देखो वहां पर ये कहा था कि समेशन ऑफ T डॉट V जीरो होगा, शायद ये कहा था, क्या पता नहीं, मुझे याद नहीं क्या कहा था मैंने। T डॉट A जीरो का था। T डॉट A बोला था। T डॉट A। अब मैं सही कर रहा हूँ ना, T डॉट V। क्यों? T डॉट, इसमें V को आप टाइम से मल्टीप्लाई कर लो, और वेलोसिटी इनटू टाइम बेसिकली क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो T डॉट ds, अब ये चीज बाय डेफिनेशन क्या हो गई यार? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वर्क हो गई। हाँ, तो आप क्या बोल रहे हो कि सम ऑफ वर्क बाय टेंशन इज जीरो।
ये लॉजिक है पूरा उसके पीछे। मैं इसको अभी नेक्स्ट क्लास में लूंगा, मैं आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चंस कराऊंगा कंस्ट्रेंट एग्जांपल्स के इस टेंशन ट्रिक के ऊपर। वापस एक बार फिर से कंस्ट्रेंट का आपको कंसेप्ट आएगा और अब आसान तरीके से आएगा। पहले जो पढ़ा था उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, और क्योंकि अब हमको ट्रिक भी मालूम है और ट्रिक के पीछे का लॉजिक भी पता है आपको। पहले तो क्या था कि हम लोग ये आइडियल स्ट्रिंग एग्जांपल है। हाँ ओनली देखिए एक फिर आप आइडियल स्ट्रिंग के लिए होगा ये, लेकिन इस ट्रिक से आप कंस्ट्रेंट तो कहीं भी बना सकते हो ना। कंस्ट्रेंट तो आप कैसे भी हाँ जी, नहीं वो तो है ही सर, वो तो आपने पहले ही बताई थी ट्रिक तो काफी, बट ये तो मैं कॉन्सेप्ट सर जानता रहा हूँ। हाँ मैं सिर्फ आइडिया का एक्सप्लेनेशन कर दिया, और ये अब एक तरीके से जितनी भी फोर्सेस हमारी थी वो सब हमने कंसिडर कर दी। मैंने आपको देखो सारी फोर्सेस इसलिए कंसिडर की क्योंकि आप न्यूटन लॉ का चैप्टर याद करो। फ्री बॉडी डायग्राम में आप मोस्टली कौन कौन सी फोर्सेस देखते हो? तो फ्री बॉडी डायग्राम में आप मोस्टली टेंशन फोर्स को बात करते हो, उसके बारे में डिस्कशन। चेकलिस्ट वाली फोर्सेस। हाँ, तो फ्रिक्शन था उसके बारे में बात हो गई, नॉर्मल था उसके बारे में बात हो गई। चेकलिस्ट में क्या था? ये तो थे, ग्रेविटी थी, स्प्रिंग था। तो हमने क्या किया, न्यूटन लॉ में जितनी फोर्सेस हमारी चेकलिस्ट में थी हमने सबको एक एक करके सबका पोस्टमार्टम करके देख लिया कि किसका वर्क पॉजिटिव आता है, किसका वर्क नेगेटिव आता है, किसका टोटल वर्क 0 आता है। और अब आपसे मेरी उम्मीद ये होगी कि इन सब चीजों को एक पेज पर लिख लो आप, कि जैसे आपने न्यूटन लॉ में चेकलिस्ट बनाई थी वैसे ही एक चेकलिस्ट बनाओ वर्क की। वर्क बाय नॉर्मल 0 फॉर द सिस्टम, वर्क बाय टेंशन 0 फॉर द सिस्टम, वर्क बाय फ्रिक्शन 0 for the system if it is static and negative for the system if it is kinetic। ये 4 पॉइंट्स कहीं पर आप लिख लें और ऐसी जगह लिख लें जिस पर आपकी बार बार नजर पड़ती रहे, तो इस चैप्टर में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरीके से लगा पाओगे, वरना आंसर तो आ जाएगा, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा आपको। आंसर तो आ जाएगा लेकिन एक डीप सेटिस्फैक्शन जिसको बोलते हो कि यार हमको समझ में भी आया है, वो नहीं आएगा इस टॉपिक पे। और हाँ बताओ बच्चे। तो वर्क बाय ग्रेविटी कुछ भी हो सकता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव 0। हाँ ग्रेविटी का वर्क वो तो डिपेंड करता है बॉडी ऊपर जा रही है कि नीचे आ रही है। यस देखिए सिर्फ आपके सिलेबस में 3 ऐसी फोर्सेस है जिनका टोटल वर्क 0 होता है। 3 फोर्सेस जिनका टोटल वर्क 0 होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3 फोर्सेस कौन सी हैं जिनका टोटल वर्क 0 आएगा? नंबर 1 नॉर्मल, नंबर 2 टेंशन फोर्स, और नंबर 3 स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में भी स्टैटिक फ्रिक्शन, में भी स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, चलो इसको अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, लेकिन रिवाइज जरूर कर लेना वरना फिर अगले टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगेंगे। एक डाउट है मेरा,